दोस्तों आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की उन फिल्म में से एक जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ही नहीं डिस्ट्रॉय किए बल्कि मास एंटरटेनमेंट को एक नए लेवल पर रीडिफाइन भी कर दिया। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, एक सिनेमैटिक इवेंट थी, एक ऐसी फिल्म जहाँ इमोशंस भी है, पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, सोशल मैसेजेस भी है और साथ ही वो लार्जर देन लाइफ मास प्रेजेंटेशन भी जो ऑडियंस को थिएटर में सीट से उठने ही नहीं देती। हम बात कर रहे हैं जवान की। 2023 में रिलीज़ हुई हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म। डायरेक्टर एटली का हिंदी सिनेमा डेब्यू थी। साउथ इंडियन कमर्शियल सिनेमा की मास स्टोरी टेलिंग को बॉलीवुड स्केल तक साथ मर्ज करना कोई इजी काम नहीं होता है, लेकिन एटली ने एग्जैक्टली वही अचीव किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर थी गौरी खान। लेकिन होनेस्टली अगर एक लाइन में कहा जाए तो जवान एक ऐसी फिल्म थी जहां पर हर फ्रेम में स्केल दिख रहा था, हर सीन में एम्बिशन था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिल्म क्लियरली ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ एक सोशल स्टेटमेंट भी देना चाहती थी। फिल्म का सेंटर पॉइंट भी जस्टिस था, लेकिन जवान टिपिकल रेवेंज एक्शन मूवी बन के नहीं रह जाती है। एक करप्शन, सिस्टम फेलियर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और आम आदमी के एक्सप्लोटेशन जैसे टॉपिक्स को कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है और इसी वजह से फिल्म एक सिंपल मसाला एंटरटेनर से भी ज़्यादा बन जाती है। इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तब एक इंसान कितनी हद तक जा सकता है जस्टिस लाने के लिए। फिल्म में शाहरुख खान ड्यूअल रोल में नजर आते हैं और ऑनेस्टली यही फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। शाहरुख खान को ऑडियंस ने रोमांटिक हीरो, एंटी हीरो, इमोशनल फादर, लवर, किंग ऑफ रोमांस सब कुछ के रूप में देखा था, लेकिन जवान में उसका प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का था। यहाँ एसआर के एक फुल स्केल मास एक्शन अवतार्स में नजर आते हैं। बोल्ड लुक, इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइलिश एक्शंस और पावरफुल डायलॉग्स। फिल्म क्लियरली शाहरुख खान को एक लार्जर देन लाइफ फोर्स की तरफ बिल्ड करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म सिर्फ उनके स्टार पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, सपोर्टिंग कास्ट भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रखी गई है। नयनतारा फिल्म में मेजर रोल प्ले करती है और उसकी प्रेजेंस मूवी को इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डेप्थ देती है। फिर आते विजय सेतुपति जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है और अगर किसी ने जवान देखी है तो वो जानता है कि विजय सेतुपति को काम एक डेंजरस विलन परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग एनर्जी देता है। उसका कैरेक्टर लाउड है लेकिन थ्रेटनिंग है और इसी वजह से हीरो विलन कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एंगेजिंग लगता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण का रोल भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, चाहे उसका स्क्रीन प्रेजेंस लिमिटेड हो लेकिन स्टोरी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। साथ ही प्रिया मनीष, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का एक ऐसा यूनिक एस्पेक्ट भी है, ये सिर्फ एक हीरो सेंट्रिक नैरेटिव नहीं लगती है, इसमें एक टीम डायनेमिक है, एक मिशन फील है। और अगर प्रोडक्शन स्केल की बात करें तो जवान क्लियरली एक पान इंडिया सिनेमैटिक प्रोजेक्ट था। फिल्म की शूटिंग इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पर हुई। पुणे, मुंबई, गोरेगांव, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और औरंगाबाद जैसे सिटी में। इससे फिल्म को विजुअल डाइवर्सिटी मिलती है, हर लोकेशन का अपना टेक्सचर फील होता है और सिनेमाटोग्राफर जी.के. विष्णु ने मूवी को हाईली स्टाइलिश विजुअल टोन दिया है। फ्रेम्स ग्लोसी है, एक्शन सीक्वेंस पॉलिश है और लाइटनिंग डिज़ाइन फिल्म को ऑलमोस्ट ग्राफिक नोवेल टाइप सिनेमैटिक वाइब देता है। एडिटिंग हैंडल की है रूबेन ने और ऑनेस्टली फिल्म का पेस काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। मूवी कंटिन्यूसली मोमेंटम मेंटेन करती है। एक्शन, इमोशन, फ्लैशबैक, रिवील और सोशल कमेंट्री सब कुछ फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया है ताकि ऑडियंस का एंगेजमेंट ब्रेक ना हो। और फिर आता है एक और मैसिव स्ट्रेंथ, इसका म्यूजिक। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया अनिरुद्ध रविचंद्र ने। ये उसका हिंदी मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्पेस में एक मेजर प्रोजेक्ट था और उन्होंने लिटरली फिल्म की एनर्जी को एलिवेट कर दिया है। जिंदा बंदा, चलेया और इंटेंस बैकग्राउंड थीम्स ने फिल्म को और ज़्यादा मास अपील दी। स्पेशली एक्शन सीन्स में अनिरुद्ध का स्कोर ऑडियंस को एड्रेनल रश देता है। उन रेयर फिल्म में से जहां बैकग्राउंड म्यूजिक खुद एक कैरेक्टर की तरह काम करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म के कुछ पोर्शन तमिल वर्जन के लिए साइमल्टेनियसली रीशूट किए गए थे। इससे क्लियर होता है कि मेकर्स बिगिनिंग से भी फिल्म को पान इंडिया लेवल पर पोजीशन करना चाहते थे। स्पेशली शाहरुख खान का जिंदा बंदा सॉन्ग अपीयरेंस और विजय सेतुपति के सीन्स तमिल ऑडियंस को ध्यान में रखकर अडेप्ट किए गए थे। जब फिल्म 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जन्माष्टमी के ओकेशंस पर, तब एटमॉस्फेयर लिटरली फेस्टिवल जैसा था। फिल्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ IMAX और 4DX में भी रिलीज़ हुई और रिलीज़ के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो इंसेंट था।
क्रिटिक्स ने परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, साउंड ट्रैक और सिनेमाटोग्राफी की काफ़ी प्रेज की, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन ऑडियंस साइड से आया। थिएटर सेलिब्रेशंस, विजल्स, वायरल क्लिप्स, जवान एक कल्चरल फिनोमिनल बन गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया और 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन गई। ये अचीवमेंट और भी इम्पोर्टेंट थे इसीलिए क्योंकि इंडियन सिनेमा में कम्प्लीटली ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई था, लेकिन जवान ने प्रूव किया कि स्ट्रॉन्ग स्टार पावर, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मास प्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से कंबाइन हो जाए तो रिजल्ट हिस्टोरिक हो सकता है। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ कमर्शियल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहा, अवार्ड सर्किट्स में भी मूवी का स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन मिला। 69 फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को मल्टीपल नॉमिनेशंस मिले इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर, और 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जबकि चलैया सॉन्ग के लिए शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लेकिन शायद जवान की सबसे बड़ी अचीवमेंट नंबर या अवार्ड्स नहीं थी। इस फिल्म ने शाहरुख खान को एक नए सिनेमैटिक फेज में रीइंट्रोड्यूस किया। यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया और चलने वाली फिल्म नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि डिकेड्स बाद भी एसआर के ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते, और एटली ने उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट किया जैसे फैंस उसे देखना चाहते थे। पावरफुल, इमोशनल, स्टाइलिश और अनस्टॉपेबल, और बस यही जवान को स्पेशल बनाता है। एक ऐसी फिल्म है जो एक तरफ फुल ऑन मास एंटरटेनर है और दूसरी तरफ करप्शन और पब्लिक सफरिंग जैसे सीरियस इश्यू को भी हाईलाइट करती है। यह फिल्म ऑडियंस को सिर्फ एक्शन नहीं देती है बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक सिनेमैटिक रिबिलियन का फील देती है। 1993 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के कहीं डीप जंगल एरिया में एक एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक आदमी को ब्रूटली प्लेन से नीचे फेंका जाता है, वो सीधा एक तेज बहते हुए रिवर में गिरता है, और यहीं से जवान की स्टोरी एक मिस्ट्री के साथ स्टार्ट होती है। ऑडियंस को अभी तक नहीं पता होता है कि ये आदमी कौन है, उसका पास्ट क्या है और किसने उसके साथ इतनी ब्रूटल बिट्रेयल की थी। रिवर के किनारे एक ट्राइबल कम्युनिटी उस आदमी को अनकॉन्शियस कंडीशन में पाती है। उनका लीडर उसे अपने पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। महीनों तक वो आदमी कोमा लाइक स्टेट में रहता है। ये पूरा सीक्वेंस फिल्म को बहुत सिंबॉलिक लगता है। एक तरफ एक आदमी सिस्टम और बेट्रेयल का विक्टिम बना हुआ है और दूसरी तरफ नेचर और ट्राइबल पीपल उसे दोबारा जिंदा कर रहे हैं, जैसे दुनिया ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन किस्मत अभी उसके लिए ख़त्म नहीं हुई है। फिर एक दिन ट्राइब पर अटैक होता है और उस मोमेंट पर वो अनकॉन्शियस आदमी फाइनली आंखें खोलता है। बिना कुछ बोले समझे वो अटैकर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और ट्राइब को बचा लेता है। ये सीन्स सिर्फ एक्शन मोमेंट नहीं है, एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, क्योंकि बिना अपनी आइडेंटिटी याद हुए भी उस आदमी ने अपने एक सोल्जर अभी भी जिंदा है, उसका इंस्टिंक्ट अभी भी प्रोटेक्ट करना है, फाइट करना है, और यहीं से ट्राइब उसे अपना मसीहा मान लेती है। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ रिवील होती है, उस आदमी को अपना नाम तक नहीं पता, वो उसको याद भी नहीं है, उसकी मेमोरी कम्प्लीटली चली गई है। ट्राइब का एक छोटा लड़का उस आदमी को प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसकी असली पहचान जरूर ढूंढेगा। ये छोटा सा मोमेंट बाद में स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। फिल्म यहाँ क्वाइटली एक इमोशनल सेटअप क्रिएट कर देती है जो क्लाइमेक्स तक पे ऑफ देता है, और फिर स्टोरी डायरेक्टर जंप करती है 30 ईयर लेटर। मुंबई 2023 में अब स्क्रीन पर एंट्री होती है आज़ाद की एक IPS ऑफिसर और बेलमवाड़ा वुमेंस प्रिजन का जेलर। लेकिन फिल्म बहुत क्विकली क्लियर कर देती है कि आज़ाद कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके अंदर एक हिडन मिशन चल रहा है, एक एंगर, एक सिस्टम के अगेंस्ट। सडनली मुंबई मेट्रो हाईजैक हो जाती है, और ये हाईजैकिंग नॉर्मल टेररिस्ट स्टाइल हाईजैकिंग नहीं होती। आज़ाद के साथ होती है प्रिजन की 6 फीमेल लड़कियां, लक्ष्मी, इराम, इस्करा, कल्की एंड हेलेना और जानवी। फिल्म यहाँ एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक क्रिएट करती है। सोसाइटी जिन वुमन को क्रिमिनल समझती है, वही वुमन अब सिस्टम के अगेंस्ट रिबिलियन का पार्ट बन रही है। मेट्रो के अंदर फैल जाता है, मीडिया फ्रेंजी शुरू हो जाती है, पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन आज़ाद का बिहेवियर स्ट्रेंज है। वो अननेसेसरली किसी को हर्ट नहीं करता है। जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी गैंग के मेंबर्स को पकड़ लेता है, तब आज़ाद उस पुलिस ऑफिसर को बांट देता है, लेकिन मारता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। फिल्म साइलेंटली एस्टैब्लिश करती है कि आज़ाद को ऑब्जेक्टिव टेरर क्रिएट करना नहीं है, उसका टारगेट कुछ और है। फिर सडनली आज़ाद एक फीमेल हॉस्टेज को शूट कर देता है और यही फिल्म ऑडियंस को शॉक देती है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। बाहर पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाती है। फोर्स वन ऑफिसर नर्मदा राय को ऑपरेशन हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है। नर्मदा इंटेलिजेंट है, काम है, और इमीडिएटली समझ जाती है कि आज़ाद ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं लग रहा है। आज़ाद डिमांड करता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर 40,000 करोड़ अरेंज करे, वरना हॉस्टेजेस मार जाएंगे। अब नॉर्मली किसी भी कमर्शियल फिल्म में सिर्फ मनी डिमांड सीक्वेंस होता है, लेकिन जवान यहाँ सोशल इश्यू को सेंटर में लाती है। आज़ाद ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर आलिया को एक ट्रेजिक कहानी सुनाता है।
कल्कि के फादर की कहानी, एक पुअर फार्मर जो लोन्स रिपे नहीं कर पाया, बैंक्स ने उसे हरेस किया, सिस्टम ने उसकी डिग्निटी डिस्ट्रॉय कर दी और फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। ये मोमेंट फिल्म का इमोशनल बैकबोन है, क्योंकि यहाँ आज़ाद क्लियर करता है कि असली क्रिमिनल कौन है। वो लोग नहीं जो मजबूरी में सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बल्कि वो सिस्टम जो गरीब इंसान को जीने नहीं देता है। इसी बीच एक और मेजर रिवील होता है। आलिया एक्चुअली ग्लोबल आर्म्स डीलर काली गायकवाड़ की डॉटर होती है। जैसे ही काली को पता चलता है कि उसकी डॉटर हाईजेक मेट्रो में है, वो इमीडिएटली डिमांडेड मनी अरेंज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर आज़ाद अपना एक्चुअल मिशन रिवील करता है। वो 40,000 करोड़ खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो पैसा 7 लाख पुअर फार्मर्स के लोन वेवर्स के लिए यूज़ होने वाला है। ये स्क्रीन फिल्म का पूरे आइडियोलॉजी डिफाइन करता है। आज़ाद लो तोड़ रहा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव पर्सनल ग्रीड नहीं है, वो सिस्टम को उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। फिर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। जो फीमेल हॉस्टेजेस शूट हुई थी वो एक्चुअली आज़ाद की गैंग मेंबर थी और बिल्कुल इंजर्ड नहीं थी। सब कुछ केयरफुली प्लान था। ये रिवील दिखाता है कि आज़ाद सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली भी एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक है। आज़ाद और उसकी टीम सक्सेसफुली पैसा फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और फिर मेट्रो से एस्केप करते हैं। पूरे कंट्रीज में चाओस मच जाता है कि मीडिया कंफ्यूज है कि एक क्रिमिनल है या हीरो है। लेकिन स्टोरी यहाँ और पर्सनल होने लगती है। आलिया के थ्रू आज़ाद एक नाम डायरेक्टली काली तक पहुँचाता है, विक्रम राठौर। यह नाम सुनते ही क्लियरली फील होता है कि पास में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। काली का रिएक्शन इंस्टेंटली टेंशन क्रिएट करता है। ऑडियंस को अभी फुल ट्रूथ नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि विक्रम राठौर और काली के बीच पुरानी और डेंजरस हिस्ट्री है। दूसरी तरफ नर्मदा की पर्सनल लाइफ भी पैरेलल चल रही होती है। उसकी डॉटर सूजी अपनी मदर के लिए हस्बैंड ढूंढ रही होती है और सरप्राइजिंगली वो आज़ाद से इंप्रेस हो जाती है। ये फिल्म का लाइटर इमोशनल साइड है, जो इंटेंस एक्शन नैरेटिव के बीच थोड़ा वार्मथ क्रिएट करता है। आज़ाद अपनी एडॉप्टेड मदर कावेरी अम्मा के साथ रहता है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म बार बार एम्फसाइज करती है कि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू और अपब्रिंगिंग होती है। सूजी के इंस्टिंक्ट करने पर नर्मदा आज़ाद से मिलती है। दोनों अपनी व्यू शेयर करते हैं और इंटरेस्टिंगली उसके बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। नर्मदा को लगता है कि आज़ाद एक डिसिप्लिन और केयरिंग इंसान है। आयरन ये है कि उससे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जिस क्रिमिनल को वो पूरे सिटी में हंट कर रही थी, वो आदमी उसका सामने बैठा है। और फिर दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और ए ट्विस्ट स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि अब वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली पर्सनल रिलेशनशिप में एंटर कर चुका है। नर्मदा एक लॉ ऑफिसर है और आज़ाद लॉ तोड़कर जस्टिस लाने वाला विलन। इसके बाद आज़ाद और उसकी टीम अपना सेकंड मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार टारगेट है हेल्थ मिनिस्टर। आज़ाद उसे किडनैप करता है और डिमांड करता है कि एक ब्रोकन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाए। अगेन फिल्म सोशल इश्यू को एक्शंस के थ्रू रेज करती है। यहाँ रिवील होता है एराम का ट्रेजिक पास्ट। एराम एक डॉक्टर थी हॉस्पिटल में इन सेफाटेलिस के सफरिंग चिल्ड्रंस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अर्जेंटली नीडेड थे, लेकिन करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से सिलेंडर सप्लाई नहीं किए गए। बच्चे मर गए और ब्लेम एराम पर डाल दिया गया। यह सीक्वेंस इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि फिल्म डायरेक्टली हेल्थ केयर करप्शन को एक्सपोज करती है। आज़ाद हेल्थ सेक्रेटरी को फोर्स करता है पब्लिक ट्रूथ रिवील करने के लिए कि एराम कभी फॉल्ट पर ही नहीं। जैसे ही ट्रूथ सामने आता है, हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाती है और एक बार फिर आज़ाद और उसकी टीम सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं। अब तक फिल्म में एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। हर मिशन के पीछे एक सोशल इनजस्टिस है, हर क्रिमिनल एक एक्ट के पीछे एक मॉरल क्वेश्चन है और हर ऑपरेशन के थ्रू आज़ाद सिस्टम को पब्लिकली एक्सपोज कर रहा है। हेल्थ मिनिस्टर वाले मिशन के बाद फिल्म कंप्लीटली क्लियर कर देती है कि आज़ाद और उसकी टीम रैंडम क्राइम्स नहीं कर रहे हैं। हर ऑपरेशन के पीछे एक पेनफुल ह्यूमन स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जहां सिस्टम की करेक्शन ने इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस स्पेशली इमोशनल बहुत हेवी फील होता है, क्योंकि यहाँ स्टेक्स सिर्फ पैसा या पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ बच्चों की जान का सवाल था। आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को चैलेंज देता है। डिमांड सिंपल है कि उस दिलापिडेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाए। फिल्म यहाँ एक इंपॉर्टेंट सोशल रियलिटी को हाईलाइट करती है। इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन वाले कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आम लोगों के लिए लाइफलाइन होते हैं, लेकिन करप्शंस और नेग्लिजेंस की वजह से वही हॉस्पिटल कभी कभी डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं। और फिर आज़ाद एराम की कहानी रिवील करता है। एरान एक डॉक्टर, एक सिंसियर डॉक्टर जो इनसेबिलिटीज़ के सफरिंग बच्चों को बचाना चाहती थी, लेकिन उसने अथॉरिटीज से ऑक्सीजन सिलेंडर डिमांड किए, लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी थी, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब स्टोरी यहाँ से डेंजरस टर्न लेने वाली होती है, क्योंकि अब तक आज़ाद सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा होता है। अब उसकी पर्सनल लाइफ कोलैप्स होने वाली है। नर्मदा और आज़ाद की शादी हो चुकी होती है और इमोशनली ये रिलेशनशिप जेन्युइन लगने लगता है। नर्मदा आज़ाद को एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग इंसान समझने लगती है, लेकिन आयरनी ये है कि वो उस आदमी से प्यार कर बैठी है जिसे वो लॉ
क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुका है और फिर एक दिन ट्रूथ सामने आ जाता है। नर्मदा डिस्कवर कर लेती है कि आज़ादी वो मिस्टीरियस विलेटेंट है। ये रिवील उसके लिए इमोशनली डिवेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है। लेकिन सिचुएशंस और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब काली का भाई मनीष भी आज़ाद की सीक्रेट आइडेंटिटी डिस्कवर कर लेता है और यहीं से फिल्म फुल सर्वाइवल मोड में एंटर करती है। आज़ाद और नर्मदा दोनों कैप्चर कर लिए जाते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आज़ाद वल्नरेबल दिखता है। अब तक वो हर मिशन में कंट्रोल में था, हर मूव प्लान था, लेकिन अब एनिमी डायरेक्टली उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच गया है। और तब फिल्म एक मैसिव रिवील देती है। आज़ाद को बचाने के लिए एंट्री होती है असली विक्रम राठौर की। यहाँ ऑडियंस को शौक लगता है क्योंकि जिस नाम को फिल्म में इतने टाइम से टीज कर रही थी वो आदमी एक्चुअली जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो आज़ाद का एग्जैक्ट डॉपलगैंगर है। ये रिवील फिल्म का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। सडनली सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विक्रम कौन है, आज़ाद का उससे क्या कनेक्शन है, और काली उससे इतना डरता क्यों है। नर्मदा भी अब कंफ्यूज और शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस रियलिटी में खड़ी है। ट्रूथ जानने के लिए वो प्रिजन में डिस्कस करने इनमेंट बनकर जाती है और आज़ाद की फीमेल एक अप्लायंस से कन्फ्रंट करती है, और यहीं से फिल्म का इमोशनल कोर फाइनली ओपन और स्टार्ट होता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। 1993 का समय था। कैप्टन विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स यूनिट का कमांडो है, एक डिसिप्लिन सोल्जर है, एक पेट्रियोटिक ऑफिसर है, एक ऐसा इंसान जो कंट्री के लिए जान देने के लिए रेडी है। विक्रम और उसकी टीम एक ऑपरेशन पर भेजे जाते हैं, लेकिन मिशन डिजास्टर बन जाता है। वेपन्स माल फंक्शन करते हैं, सोल्जर्स कैजुअलिटी सफ़र करते हैं, और तब पता चलता है कि इशू एनिमे से नहीं था, इशू उन वेपन्स में था जो सप्लाई किए गए थे। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म यहाँ करप्शंस को नेशनल सिक्योरिटी लेवल तक ले जाती है। जब मिलिट्री इक्विपमेंट तक करप्ट डील्स से कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे तब कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते, सोल्जर्स मरते हैं। विक्रम और उसकी टीम ऑफिशियली कंप्लेंट करते हैं अगेंस्ट वेपन सप्लायर काली गायकवाड़। यही वो मोमेंट्स है जहाँ से काली और विक्रम के बीच असली वॉर शुरू होती है। काली सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, वो पावर और करप्शन का सिंबल, एक ऐसा इंसान जिसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों भी मैनिपुलेट कर सकता है। कंप्लीट फाइल होने के साथ सेम नाइट काली अटैक कर देता है। विक्रम और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को सेपरेट कर दिया जाता है, और फिर वो ब्रूटल सीन आता है जहाँ विक्रम को प्लेन से शूट करके नीचे गिरा दिया जाता है। एग्जैक्टली वही मोमेंट जो फिल्म के ओपनिंग में दिखाया गया है। अब सारी पीसेस को कनेक्ट होने लगती है, लेकिन ट्रेजेडी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऐश्वर्या को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऊपर एक्यूजेशन लगता है कि उसने 3 कॉप्स को मार दिया, वो कॉप्स जो एक्चुअली काली के पेरोल पर थे और उसने थ्रेटन कर रहे थे। सिस्टम कंप्लीटली काली के कंट्रोल में होता है। विक्रम को नेशनल थ्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक पेट्रियोटिक सोल्जर की इमेज डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, और ऐश्वर्या को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। ये पूरा सीक्वेंस इमोशनली डिवेस्टिंग है क्योंकि यहाँ फिल्म दिखाती है कि पावरफुल करप्ट पीपल सिर्फ इंसान को फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उसकी रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर एक शॉकिंग डिटेल रिवील होती है। एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दी जाती है क्योंकि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट होती है, और वो प्रेगनेंसी ही फ्यूचर में होप बन जाती है। वहीं बच्चा है आज़ाद। फिल्म का ये पोर्शन एक्सट्रीमली सिंबॉलिक है। एक मदर डेथ रो पर खड़ी है, एक फादर दुनिया के लिए डेड और ट्रेटर डिक्लेयर हो चुका है, और उसके बीच एक इनोसेंट चाइल्ड है जो फ्यूचर में जस्टिस का वेपन बनने वाला है। ऐश्वर्या 5 साल तक जिंदा रखी जाती है, और जब फाइनली आज़ाद 5 साल का होता है तब उसका एग्जीक्यूशन मोमेंट आता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में ऐश्वर्या आज़ाद को एक मिशन देती है। वो उसे कहती है कि विक्रम की इनोसेंस प्रूव करना और ओप्रेस्ड लोगों को जस्टिस देना। यही लाइन एक्चुअली आज़ाद के पूरे कैरेक्टर का फाउंडेशन बन जाती है। उसका मिशन, उसका एंगर, उसका विलिजेंट पाथ और सब कुछ उसकी मदर के लास्ट वर्ड से ड्रीवन है। और दुनिया को बिना पता चले विक्रम राठौर एक्चुअली सर्वाइव कर गया था। वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब के साथ जिंदा था, लेकिन मेमोरी लॉस के साथ। यानी एक तरफ बेटा सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन बन जाता है और दूसरी तरफ फादर अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी के साथ जिंदा था। फिर यहाँ डेस्टिनी, इनजस्टिस और रिवेंज को एक इमोशनल फैमिली ट्रेजेडी के अंदर कंबाइन कर दी जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिल्म वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में रिटर्न करती है, लेकिन अब ऑडियंस की पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब आज़ाद सिर्फ एक मास्क विजिलेंट नहीं लगता है, अब उसके हर एक्शन के पीछे का पेन समझ आता है, हर मिशन एक का इमोशनल वेट फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब विक्रम राठौर का एग्जिस्टेंस ऑफिशियली स्टोरी में वापस आ चुका है। यहीं पर फिल्म एक इमोशनल पे ऑफ देती है जो ओपनिंग सीक्वेंस से कनेक्टेड था। मेट्रो हाईजैकिंग का टाइम जो पुलिस ऑफिसर ब्रीफली
दिखाया गया था वही एक्चुअली जूजू होता है, वो एक छोटा ट्राइबल बॉय जिसने 30 साल पहले अनकॉन्शियस विक्रम से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करेगा और उसने अपना प्रॉमिस निभाया। ये मोमेंट बहुत इमोशनल फील होता है क्योंकि फिल्म क्वाइटली एक फुल सर्कल पे ऑफ कंप्लीट करती है। एक इनोसेंट चाइल्डहुड प्रॉमिस डिकेड्स बाद फुलफिल होता है। जूजू की वो इंसान बनता है जो आज़ाद और विक्रम को फाइनली रियूनाइट करता है। फादर और सन फाइनली एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन फिल्म इस इमोशनल रियूनियन को ज़्यादा पर पीसफुल नहीं रहने देती है क्योंकि डेंजर कभी ख़त्म नहीं हुआ है। नर्मदा की टीम के अंदर ही बेट्रेयल छुपा हुआ है। उसका सब कोऑर्डिनेट ईरानी एक्चुअली काली के पेरोल पर होता है। ये रिवील इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म रिपीटेडली दिखाती है कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन तक लिमिटेड नहीं है, सिस्टम के अंदर हर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ लोग मौजूद है। ईरानी डायरेक्टली आज़ाद की फीमेल अकम्प्लिसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और इसी अटैक में लक्ष्मी क्रॉस फायर में विक्टिम बन जाती है। लक्ष्मी की डेथ फिल्म में इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्योंकि ये गैंग सिर्फ क्रिमिनल्स की नहीं थी, ये लोग एक ब्रोकन सिस्टम के विक्टिम्स थे जो एक दूसरे के लिए फैमिली बन चुके थे। लक्ष्मी की डेथ सडनली स्टेक्स और ज़्यादा पर्सनल बना देती है। अब सिर्फ इनजस्टिस मिशन नहीं रहा है, अब ये रिवेंज और सर्वाइवल दोनों बन चुका है। आज़ाद इमीडिएटली प्रिजन पहुंचता है और यहाँ उसका रेज कम्प्लीटली विजिबल होता है। वो आयरनी को किल कर देता है। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। बेट्रेयल का एंड बेट्रेयल करने वाले के डेथ से होता है, लेकिन आज़ाद का एक्चुअल टारगेट अब काली है। आज़ाद अपनी टीम विक्रम और विक्रम के ट्राइबल फ्रेंड्स के साथ मिलकर काली के ट्रक हाईजैक करता है और यहाँ फिल्म पॉलिटिशियन करप्शन एंगल को और ओपनली एक्सपोज करती है। उन ट्रक्स में पैसा भरा होता है, वही पैसा जो अपकमिंग इलेक्शंस में काली की पॉलिटिकल एम्बिशंस को बूस्ट करने के लिए यूज़ होना था। फिल्म यहाँ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देती है कि पावर और पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना डर्टी हो सकता है। इलेक्शंस डेमोक्रेसी का सिंबल होना चाहिए, लेकिन करप्शन उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बना देता है। हैश सीक्वेंस फुल मास एक्शन एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट होता है। आज़ाद और विक्रम एक साथ काम करते हुए दिखते हैं और ऑडियंस फाइनली फादर सन डुओ को सेम साइड पर देखकर एक्साइटेड फील करती है, लेकिन सिचुएशन फिर रिवर्स हो जाती है। काली और हैचमैन विक्रम और उसके फ्रेंड्स को कैप्चर कर देते हैं, लेकिन काली अब डेस्परेट हो चुका है। उसे रियलाइज़ हो गया कि जिस आदमी को वो 30 साल पहले मार चुका समझ रहा था वो एक्चुअली जिंदा है और उसे भी डेंजरस बात ये थी कि अब विक्रम अकेला नहीं है, अब उसका बेटा भी उसके साथ खड़ा है। इसी बीच आज़ाद का एक पब्लिक वीडियो रिलीज़ करता है। अब ये सीक्वेंस फिल्म का सबसे पॉलिटिकली चार्ज मोमेंट बन जाता है। आज़ाद अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ पैसा ही स्टील नहीं किया, उसने वोटिंग मशीन्स भी स्टील कर लिए और उसको डिमांड क्या है, कंट्री की 53 फैक्ट्रीज इमीडिएटली सील की जाए, वो फैक्ट्रीज जो एयर और वाटर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। ये मोमेंट्स फिल्म का लार्जर सोशल मैसेज को और क्लियर कर देता है। फार्मर्स, हेल्थ केयर, करप्ट मिलिट्री डील्स और जब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जवान हर मेजर पब्लिक इशू को विजिलेंट नैरेटिव के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है, फैक्ट्री सील कर दी जाती है और एक बार फिर आज़ाद सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी फोर्स करता है, लेकिन अब फाइनल कन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल हो चुकी होती है। काली डायरेक्टली प्रिजन पहुंचता है और यहाँ उससे फाइनली ट्रूथ समझ आता है। आज़ाद और विक्रम दो अलग इंसान है, यानी जिस आदमी को उसने प्लेन से शूट किया था वो एक्चुअली बच गया था। ये रियलाइजेशन काली के लिए नाइटमेयर बन जाता है क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक एनिमी नहीं है, उसके सामने एक फादर सन फोर्स खड़ी है। दोनों उसकी करप्शन और ब्रूटलिटी के लिविंग प्रूफ है। और फिर फिल्म अपने फाइनल मैसिव शोडाउन में एंटर करती है। प्रिजन के अंदर फुल स्केल फाइट शुरू हो जाती है। आज़ाद और विक्रम टुगेदर काली और उसके मैन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये 30 साल के इनजस्टिस का एक्सप्लोजन है। एक फादर जो ट्रेटर डिक्लेयर हुआ था, एक मदर जो इनोसेंट होते हुए एग्जीक्यूट हुई, एक बेटा जो बचपन से रिवेंज और जस्टिस के मिशन पर जी रहा था। सब कुछ इस मोमेंट तक बिल्ड हो रहा था। फाइट के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। विक्रम एक गन माल फंक्शन की साउंड सुनता है और वही साउंड सडनली उसकी लॉस मेमोरीज को अनब्लॉक कर देती है। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। वही माल फंक्शनिंग वेपन्स जिसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी, वही साउंड उसकी आइडेंटिटी वापस लाती है। फाइनली विक्रम राठौर को सब कुछ याद आ जाता है, उसका पास, उसकी वाइफ, उसका बेट्रेयल, उसका मिशन, और अब फाइट और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फादर और सन सिर्फ क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, वो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। और फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका बिल्डअप पूरी फिल्म में था। आज़ाद और विक्रम मिलकर काली को डिफीट कर देते हैं, लेकिन उसकी डेथ ऑर्डिनरी नहीं होती है, उसे एग्जैक्टली वैसे ही हैंग किया जाता है जैसे कभी ऐश्वर्या को हैंग किया गया था। ये सीन्स पूरे रिवेंज आर्क को कंप्लीट करता है।
ऐश्वर्या को सिस्टम ने अनजस्टिस पनिश किया था और अब वही फेथ उस इंसान को मिल रहा है जिसने पूरी ट्रेजेडी क्रिएट की थी। फिल्म यहाँ पोएटिक जस्टिस डिलीवर करती है। काली सिर्फ फिजिकली नहीं हारता है, उसकी पावर, करप्शन और एरोगेंस सब कुछ कलेप्स हो जाते हैं और इस तरह विक्रम और ऐश्वर्या के साथ है अनजस्टिस का रिवेंज फाइनली कंप्लीट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फिल्म यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और सेटअप दिया जाता है। एसटीएफ ऑफिसर माधवन नायक, जिसने सीक्रेटली आज़ाद को एक मिशन कंप्लीट करने में हेल्प की थी, उसे एक नया मिशन लाइन किया था। टारगेट था स्विस बैंक्स। यानी फिल्म क्लियरली हिंट करती है कि आज़ाद का वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिस्टम के अगेंस्ट उसकी फाइट अब इंटरनेशनल करप्शन तक पहुंचने वाली है। और फिर वहीं जवान का फाइनल मैसेज भी बन जाता है कि एक आदमी सिस्टम को अकेला चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम को चैलेंज जरूर कर सकता है। और अब इनजस्टिस नॉर्मल बन जाए तब रेजिस्टेंस की रिबिलियन बन जाता है। अब अगर जवान के कैरेक्टर्स की बात करें, ऑनेस्टली फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसका एक्शन या स्केल नहीं था, बल्कि उसके कैरेक्टर का इमोशनल डिजाइन था। हर मेजर कैरेक्टर सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। हर इंसान सिस्टम के किसी न किसी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी शाहरुख खान की, जो फिल्म में ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, कैप्टन विक्रम राठौर और एसएसपी आज़ाद आईपीएस। और ऑनेस्टली यही ड्यूअलिटी पूरी फिल्म की कहानी है। एक तरफ विक्रम राठौर एक पैट्रियट सोल्जर, एक डिसिप्लिन कमांडो जिसका पूरा लाइफ कंट्री के लिए डेडिकेटेड था। वो पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम पर बिलीव करता था, जो ऑफिशियली लॉ और नेशन के लिए फाइट करता था। लेकिन आयरनी ये थी कि वही सिस्टम उसे बिट्रे कर देता है और उसकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड उसे ट्रैक्टर का टेक देकर दिया जाता है। दूसरी तरफ है आज़ाद एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जी कैरी करता है। वो सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि उसने बचपन से सिस्टम से अगली साइड देखा है। उसने अपनी माँ को अनजस्टिस मरते देखा है, करप्शन देखा है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन देखा है। इसीलिए वो लॉ के अंदर ही लॉ के बाहर जस्टिस ढूंढता है। फिल्म का ब्रिलियंस यहाँ ये था कि फादर और सन एक दूसरे से रिफ्लेक्शन लगते हैं, लेकिन उसके मेथड्स डिफरेंट है। विक्रम सोल्जर्स था, आज़ाद विजिलेंट था। विक्रम इंस्टीट्यूट के अंदर जस्टिस लाना चाहता था, आज़ाद इंस्टीट्यूट को पब्लिकली एक्सपोज करना चाहता था। विजय सेतुपति यहाँ पे काली गायकवाड़ का रोल प्ले करते हैं। नयनतारा यहाँ पे नर्मदा राय का रोल प्ले करती है। दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राठौड़ जो विक्रम की लेट वाइफ और आज़ाद की लेट मदर है। प्रिया मनी लक्ष्मी का रोल प्ले करती है। सानिया मल्होत्रा डॉक्टर एराम का रोल प्ले करती है। सुनील ग्रोवर यहाँ पे आयरनी के रोल में दिखाई देते हैं। रिद्धि डोगरा एज अ कावेरी जो आज़ाद की एडोप्टिव मदर के रोल में दिखती है। संगीता भट्टाचार्य एज अ हेलेना के रोल में दिखाई देती है। अब अगर शॉर्ट और सिंपल वे में समझे तो जवान का प्रोडक्शन और सक्सेस जर्नी भी फिल्म की तरह ही मैसिव थी। फिल्म का आइडिया 2019 से स्टार्ट हुआ था जब रिपोर्ट्स आई थी शाहरुख खान साउथ डायरेक्टर एटली के साथ काम करने वाले। कोविड लॉकडाउन में के टाइम एटली ने जूम कॉल पर एसआरके को स्टोरी नरेट की थी और वहीं से प्रोजेक्ट ऑफिशियली शेप लेना स्टार्ट हुआ था। फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया और इसका बजट अराउंड 300 करोड़ था, जो उस टाइम बॉलीवुड की बिगेस्ट फिल्म में से एक था। स्क्रिप्ट एटली और एस रामाना गिरिवासन से मिलकर लिखी है, जबकि डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। फिल्म के एक्शन स्केल को यूज बनाने के लिए मल्टीपल स्टंट डायरेक्टर हायर किए गए, इंक्लूडिंग हॉलीवुड एक्शन एक्सपर्ट्स। इसीलिए मूवी का एक्शन इंटरनेशनल लेवल फील होता है। कास्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एसआरके ड्यूअल रोल में कास्ट थे। फिल्म की शूटिंग मल्टीपल सिटीज़ में हुई थी। पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, राजस्थान और अहमदाबाद। पुणे मेट्रो में रियल शूटिंग हुई थी और एक जायंट डमी ट्रेन भी स्पेशली बिल्ड की गई थी। और मेट्रो सीक्वेंस के लिए जिंदा बंदा सॉन्ग में अराउंड 1000 डांसर यूज़ हुए थे जो फिल्म के स्केल का शो करते। पोस्ट प्रोडक्शन में हेवी वीएफएक्स यूज़ हुआ जिसे रेड चिलीज ने वीएफएक्स ने हैंडल किया। एडिटिंग रिबेन ने की और फिल्म का रन टाइम फाइनल 160 मिनट लॉक हुआ। थीम्स की बात करें तो एटली ने फिल्म में मल्टीपल सोशल इशू दिखाए। फार्मर सुसाइड, हेल्थ केयर करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर राम का कैरेक्टर रियल लाइफ डॉक्टर कफिल खान से इंस्पायर था, जो गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहे थे। फिल्म का वेपन्स करप्शन एंगल फेमस बोफोर्स स्कैंडल से इंस्पायर माना गया। म्यूजिक कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने और ये उसका बॉलीवुड सोलो डेब्यू था। सॉन्ग्स लाइक जिंदा बंदा, चलेया, नोट रमैया, वास्तवया बहुत ह्यूज हिट्स बने। मार्केटिंग भी मैसिव लेवल पर हुई। जवान प्रीव्यू टीजर इंटरनेट पर वायरल हो गया और फिल्म को पैन इंडिया इवेंट बना दिया गया। रिलीज़ के टाइम फिल्म 10,000 प्लस स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई। हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन में IMAX और 4DX फॉर्मेट में भी रिलीज़ हुई। यह फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जो वर्ल्ड के बिगेस्ट IMAX थिएटर IMAX लियोनबर्ग में रिलीज़ हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वर्ल्ड वाइड
1148 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ। फिल्म ने फास्टेस्ट 100 करोड़, फास्टेस्ट 500 करोड़ और फास्टेस्ट 1000 करोड़ जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। क्रिटिक्स ने फिल्म को मास एंटरटेनर विद सोशल मैसेज बोला। मोस्ट रिव्यूज में SRK की परफॉर्मेंस, एटली का डायरेक्शन, एक्शन सीन्स, म्यूजिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की प्रेज हुई। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को चाओटिक भी बोला, लेकिन ऑलमोस्ट सब ने एग्री किया कि थिएटर एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली पावरफुल रहा। और ऑनेस्टली जवान का बिगेस्ट इम्पैक्ट यह था कि फिल्म ने शाहरुख खान को एक और कम्प्लीटली नए एक्शन मास अवतार में प्रेजेंट किया। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये SRK का री इन्वेंशन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जवान सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनमेंट नहीं थी, एक कम्प्लीटली सिनेमेटिक पैकेज था जिसमें मास एक्शन भी था, इमोशंस भी था, सोशल कमेंट्री भी थी और एक लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म भी। फिल्म ने करप्शन, फार्मर सुसाइड, हेल्थ केयर फाइलर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और एनवायरमेंटल इश्यू जैसे सीरियस टॉपिक को कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। और यही चीज़ इसे अलग बनाती थी, क्योंकि नॉर्मली मास फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड रहते हैं, लेकिन जवान एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। शाहरुख खान ने विक्रम राठौड़ और आज़ाद दोनों कैरेक्टर्स में अलग अलग एनर्जी दिखाई। एक तरफ पेट्रियोटिक सोल्जर और दूसरी तरफ सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा विजिलेंट। ए ड्यूटी फिल्म का इमोशनल कोर थी। साथ ही विजय सेतुपति का काम है डेंजरस विलन परफॉर्मेंस फिल्म को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, प्रिया मनी और सानिया मल्होत्रा में भी स्टोरी को इमोशनल डेप्थ दी। डायरेक्टर एटली ने साउथ स्टाइल मास प्रेजेंटेशन को बॉलीवुड स्केल के साथ मिक्स करके एक पान इंडिया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। ह्यूज एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल फ्लैशबैक्स और पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और विसल वर्दी मोमेंट्स ने फिल्म को थिएटिकल एक्सपीरियंस बना दिया। म्यूजिक भी फिल्म का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था। अनिरुद्ध रविचंद्र ने साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर लिटरली सीन्स को एलिवेट करता है। स्पेशली जिंदा बंदा और चले आ जैसे ट्रैक्स ऑडियंस के लिए इंस्टेंट हिट बन गए। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट की। 1100 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन करके 2023 की बिगेस्ट इंडियन फिल्म बनी। लेकिन सिर्फ नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट यह था कि जवान एक कल्चरल फिनोमिनल बन गई। थिएटिकल सेलिब्रेशंस, वायरल डायलॉग्स, SRK का न्यू अवतार, सब कुछ ऑडियंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। और शायद फिल्म का सबसे पावरफुल मैसेज ये था, जब सिस्टम फेल हो जाए, जब करप्शन नॉर्मल बन जाए और जब आम आदमी की आवाज़ दबा दी जाए, तब एक आवाज़ उठनी जरूरी होती है, चाहे वो सोल्जर हो या विजिलेंट। और इसीलिए जवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, वो एक सिनेमैटिक रिबेलियन बन गई। तो ये था जवान का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू के साथ। दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की उन फिल्म में से एक जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ही नहीं डिस्ट्रॉय किए, बल्कि मास एंटरटेनमेंट को एक नए लेवल पर रीडिफाइन भी कर दिया। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, एक सिनेमैटिक इवेंट थी, एक ऐसी फिल्म जहाँ इमोशंस भी है, पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, सोशल मैसेजेस भी है और साथ ही वो लार्जर देन लाइफ मास प्रेजेंटेशन भी, जो ऑडियंस को थिएटर में सीट से उठने ही नहीं देती। हम बात कर रहे हैं जवान की। 2023 में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म। डायरेक्टर एटली का हिंदी सिनेमा डेब्यू थी। साउथ इंडियन कमर्शियल सिनेमा की मास स्टोरी टेलिंग को बॉलीवुड स्केल तक साथ मर्ज करना कोई इजी काम नहीं होता है, लेकिन एटली ने एग्जैक्टली वही अचीव किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर और प्रोड्यूसर थी गौरी खान। लेकिन होनेस्टली अगर एक लाइन में कहा जाए तो जवान एक ऐसी फिल्म थी जहां पर हर फ्रेम में स्केल दिख रहा था, हर सीन में एम्बिशन था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिल्म क्लियरली ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ एक सोशल स्टेटमेंट भी देना चाहती थी। फिल्म का सेंटर पॉइंट भी जस्टिस था, लेकिन जवान टिपिकल रेवेंज एक्शन मूवी बन के नहीं रह जाती है। एक करप्शन, सिस्टम फेलियर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और आम आदमी के एक्सप्लोटेशन जैसे टॉपिक्स को कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है और इसी वजह से फिल्म एक सिंपल मसाला एंटरटेनर से भी ज़्यादा बन जाती है। इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट यह है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तब एक इंसान कितनी हद तक जा सकता है जस्टिस लाने के लिए। फिल्म में शाहरुख खान ड्यूअल रोल में नजर आते हैं और ऑनेस्टली यही फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। शाहरुख खान को ऑडियंस ने रोमांटिक हीरो, एंटी हीरो, इमोशनल फादर, लवर, किंग ऑफ रोमांस सब कुछ के रूप में देखा था, लेकिन जवान में उसका प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का था। यहाँ SRK एक फुल स्केल मास एक्शन अवतार्स में नजर आते हैं। बोल्ड लुक, इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइलिश एक्शंस और पावरफुल डायलॉग्स। फिल्म क्लियरली शाहरुख खान को एक लार्जर देन लाइफ फोर्स की तरफ बिल्ड करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म सिर्फ उनके स्टार पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, सपोर्टिंग कास्ट भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रखी गई है।
नयनतारा फिल्म में मेजर रोल प्ले करती है और उसकी प्रेजेंस मूवी को इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डेप्थ देती है। फिर आते विजय सेतुपति जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है, और अगर किसी ने जवान देखी है तो वो जानता है कि विजय सेतुपति को काम एट डेंजरस विलन परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग एनर्जी देता है। उसका कैरेक्टर लाउड है लेकिन थ्रेटनिंग है, और इसी वजह से हीरो विलन कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एंगेजिंग लगता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण का रोल भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, चाहे उसका स्क्रीन प्रेजेंस लिमिटेड हो लेकिन स्टोरी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। साथ ही प्रिया मनीष, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का एक ऐसा यूनिक एस्पेक्ट भी है, ये सिर्फ एक हीरो सेंट्रिक नैरेटिव नहीं लगती है, इसमें एक टीम डायनेमिक है, एक मिशन फील है। और अगर प्रोडक्शन स्केल की बात करें तो जवान क्लियरली एक पान इंडिया सिनेमेटिक प्रोजेक्ट था। फिल्म की शूटिंग इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पर हुई, पुणे, मुंबई, गोरेगांव, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और औरंगाबाद जैसे सिटी में। इससे फिल्म को विजुअल डाइवर्सिटी मिलती है, हर लोकेशन का अपना टेक्सचर फील होता है, और सिनेमाटोग्राफर GK विष्णु ने मूवी को हाईली स्टाइलिश विजुअल टोन दिया है। फ्रेम्स ग्लोसी है, एक्शन सीक्वेंस पॉलिश है, और लाइटनिंग डिज़ाइन फिल्म को ऑलमोस्ट ग्राफिक नॉवेल टाइप सिनेमेटिक वाइब देता है। एडिटिंग हैंडल की है रूबेन ने, और ऑनेस्टली फिल्म का पेस काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। मूवी कंटिन्यूसली मोमेंटम मेंटेन करती है, एक्शन, इमोशन, फ्लैशबैक, रिवील और सोशल कमेंट्री सब कुछ फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया है ताकि ऑडियंस का एंगेजमेंट ब्रेक ना हो। और फिर आता है एक और मैसिव स्ट्रेंथ, इसका म्यूजिक। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया अनिरुद्ध रविचंद्र ने। ये उसका हिंदी मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्पेस में एक मेजर प्रोजेक्ट था, और उन्होंने लिटरली फिल्म की एनर्जी को एलिवेट कर दिया है। जिंदा बंदा, चलेया और इंटेंस बैकग्राउंड थीम्स ने फिल्म को और ज़्यादा मास अपील दी। स्पेशली एक्शन सीन्स में अनिरुद्ध का स्कोर ऑडियंस को एड्रेनल रश देता है। उन रेयर फिल्म में से जहां बैकग्राउंड म्यूजिक खुद एक कैरेक्टर की तरह काम करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म के कुछ पोर्शन तमिल वर्जन के लिए साइमल्टेनियसली रीशूट किए गए थे। इससे क्लियर होता है कि मेकर्स बिगिनिंग से भी फिल्म को पान इंडिया लेवल पर पोजीशन करना चाहते थे। स्पेशली शाहरुख खान का जिंदा बंदा सॉन्ग अपीयरेंस और विजय सेतुपति के सीन्स तमिल ऑडियंस को ध्यान में रखकर अडेप्ट किए गए थे। जब फिल्म 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जन्माष्टमी के ओकेशंस पर, तब एटमॉस्फेयर लिटरली फेस्टिवल जैसा था। फिल्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ IMAX और 4DX में भी रिलीज़ हुई, और रिलीज़ के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो इंसेंट था। क्रिटिक्स ने परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, साउंड ट्रैक और सिनेमाटोग्राफी की काफ़ी प्रेज की, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन ऑडियंस साइड से आया। थिएटर सेलिब्रेशंस, विजल्स, वायरल क्लिप्स। जवान एक कल्चरल फिनोमिनल बन गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया और 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन गई। ये अचीवमेंट और भी इम्पोर्टेंट थे इसीलिए क्योंकि इंडियन सिनेमा में कम्प्लीटली ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई था, लेकिन जवान ने प्रूव किया कि स्ट्रॉन्ग स्टार पावर, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मास प्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से कंबाइन हो जाए तो रिजल्ट हिस्टोरिक हो सकता है। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ कमर्शियल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहा, अवार्ड सर्किट्स में भी मूवी का स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन मिला। 69 फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को मल्टीपल नॉमिनेशंस मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर, और 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जबकि चलैया सॉन्ग के लिए शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लेकिन शायद जवान की सबसे बड़ी अचीवमेंट नंबर या अवार्ड्स नहीं थी। इस फिल्म ने शाहरुख खान को एक नए सिनेमेटिक फेज में रीइंट्रोड्यूस किया। यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया और चलने वाली फिल्म नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि डिकेड्स बाद भी SR के ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते, और एटली ने उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट किया जैसे फैंस उसे देखना चाहते थे। पावरफुल, इमोशनल, स्टाइलिश और अनस्टॉपेबल, और बस यही जवान को स्पेशल बनाता है। एक ऐसी फिल्म है जो एक तरफ फुल ऑन मास एंटरटेनर है और दूसरी तरफ करप्शन और पब्लिक सफरिंग जैसे सीरियस इश्यू को भी हाईलाइट करती है। यह फिल्म ऑडियंस को सिर्फ एक्शन नहीं देती है बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक सिनेमैटिक रिबिलियन का फील देती है। 1993 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के कहीं डीप जंगल एरिया में एक एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक आदमी को ब्रूटली प्लेन से नीचे फेंका जाता है, वो सीधा एक तेज बहते हुए रिवर में गिरता है, और यहीं से जवान की स्टोरी एक मिस्ट्री के साथ स्टार्ट होती है। ऑडियंस को अभी तक नहीं पता होता है कि ये आदमी कौन है, उसका पास्ट क्या है और किसने उसके साथ इतनी ब्रूटल बिट्रेयल की थी। रिवर के किनारे एक ट्राइबल कम्युनिटी उस आदमी को अनकॉन्शियस
सीरियस कंडीशन में पाती है। उनका लीडर उसे अपने पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। महीनों तक वो आदमी कोमा लाइक स्टेट में रहता है। पूरा सीक्वेंस फिल्म को बहुत सिंबॉलिक लगता है। एक तरफ एक आदमी सिस्टम और बेट्रेयल का विक्टिम बना हुआ है और दूसरी तरफ नेचर और ट्राइबल पीपल उसे दोबारा जिंदा कर रहे हैं, जैसे दुनिया ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन किस्मत अभी उसके लिए ख़त्म नहीं हुई है। फिर एक दिन ट्राइब पर अटैक होता है और उस मोमेंट पर वो अनकॉन्शियस आदमी फाइनली आंखें खोलता है। बिना कुछ बोले समझे वो अटैकर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और ट्राइब को बचा लेता है। ये सीन्स सिर्फ एक्शन मोमेंट नहीं है, एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, क्योंकि बिना अपनी आइडेंटिटी याद हुए भी उस आदमी ने अपने एक सोल्जर अभी भी जिंदा है, उसका इंस्टिंक्ट अभी भी प्रोटेक्ट करना है, फाइट करना है, और यहीं से ट्राइब उसे अपना मसीहा मान लेती है। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ रिवील होती है, उस आदमी को अपना नाम तक नहीं पता, वो उसको याद भी नहीं है, उसकी मेमोरी कम्प्लीटली चली गई है। ट्राइब का एक छोटा लड़का उस आदमी को प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसकी असली पहचान जरूर ढूंढेगा। ये छोटा सा मोमेंट बाद में स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। फिल्म यहाँ क्वाइटली एक इमोशनल सेटअप क्रिएट कर देती है जो क्लाइमेक्स तक पे ऑफ देता है, और फिर स्टोरी डायरेक्टर जंप करती है 30 ईयर लेटर। मुंबई 2023 में अब स्क्रीन पर एंट्री होती है आज़ाद की एक IPS ऑफिसर और बेलमवाड़ा वुमेंस प्रिजन का जेलर। लेकिन फिल्म बहुत क्विकली क्लियर कर देती है कि आज़ाद कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके अंदर एक हिडन मिशन चल रहा है, एक एंगर, एक सिस्टम के अगेंस्ट। सडनली मुंबई मेट्रो हाईजेक हो जाती है और ये हाईजेकिंग नॉर्मल टेररिस्ट स्टाइल हाईजेकिंग नहीं होती। आज़ाद के साथ होती है प्रिजन की 6 फीमेल लड़कियां, लक्ष्मी, इराम, इस्करा, कल्की एंड हेलेना और जानवी। फिल्म यहाँ एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक क्रिएट करती है। सोसाइटी जिन वुमन को क्रिमिनल समझती है, वही वुमन अब सिस्टम के अगेंस्ट रिबिलियन का पार्ट बन रही है। मेट्रो के अंदर पैनिक फैल जाता है, मीडिया फ्रेंजी शुरू हो जाती है, पुलिस एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन आज़ाद का बिहेवियर स्ट्रेंज है, वो अननेसेसरली किसी को हर्ट नहीं करता है। जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी गैंग के मेंबर्स को पकड़ लेता है तब आज़ाद उस पुलिस ऑफिसर को बांट देता है, लेकिन मारता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। फिल्म साइलेंटली एस्टैब्लिश करती है कि आज़ाद को ऑब्जेक्टिव टेरर क्रिएट करना नहीं है, उसका टारगेट कुछ और है। फिर सडनली आज़ाद एक फीमेल हॉस्टेज को शूट कर देता है और यही फिल्म ऑडियंस को शॉक देती है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। बाहर पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाती है। फोर्स वन ऑफिसर नर्मदा राय को ऑपरेशन हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है। नर्मदा इंटेलिजेंट है, काम है और इमीडिएटली समझ जाती है कि आज़ाद ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं लग रहा है। आज़ाद डिमांड करता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर 40,000 करोड़ अरेंज करे वरना हॉस्टेजेस मार जाएंगे। अब नॉर्मली किसी भी कमर्शियल फिल्म में सिर्फ मनी डिमांड सीक्वेंस होता है, लेकिन जवान यहाँ सोशल इश्यू को सेंटर में लाती है। आज़ाद ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर आलिया को एक ट्रेजिक कहानी सुनाता है, कल्कि के फादर की कहानी। एक पुअर फार्मर जो लोन्स रिपे नहीं कर पाया, बैंक्स ने उसे अरेस्ट किया, सिस्टम ने उसकी डिग्निटी डिस्ट्रॉय कर दी और फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। ये मोमेंट फिल्म का इमोशनल बैकबोन है, क्योंकि यहाँ आज़ाद क्लियर करता है कि असली क्रिमिनल कौन है। वो लोग नहीं जो मजबूरी में सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बल्कि वो सिस्टम जो गरीब इंसान को जीने नहीं देता है। इसी बीच एक और मेजर रिवील होता है। आलिया एक्चुअली ग्लोबल आर्म्स डीलर काली गायकवाड़ की डॉटर होती है। जैसे ही काली को पता चलता है कि उसकी डॉटर हाईजेक मेट्रो में है, वो इमीडिएटली डिमांडेड मनी अरेंज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर आज़ाद अपना एक्चुअल मिशन रिवील करता है। वो 40,000 करोड़ खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो पैसा 7 लाख पुअर फार्मर्स के लोन वेवर्स के लिए यूज़ होने वाला है। ये स्क्रीन फिल्म का पूरे आइडियोलॉजी डिफाइन करता है। आज़ाद लॉ तोड़ रहा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव पर्सनल ग्रीड नहीं है, वो सिस्टम को उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। फिर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। जो फीमेल हॉस्टेजेस शूट हुई थी वो एक्चुअली आज़ाद की गैंग मेंबर थी और बिल्कुल इंजर्ड नहीं थी। सब कुछ केयरफुली प्लान था। ये रिवील दिखाता है कि आज़ाद सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली भी एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक है। आज़ाद और उसकी टीम सक्सेसफुली पैसा फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और फिर मेट्रो से एस्केप करते हैं। पूरे कंट्रीज में चाओस मच जाता है कि मीडिया कंफ्यूज है कि ये क्रिमिनल है या हीरो है। लेकिन स्टोरी यहाँ और पर्सनल होने लगती है। आलिया के थ्रू आज़ाद एक नाम डायरेक्टली काली तक पहुँचाता है, विक्रम राठौर। यह नाम सुनते ही क्लियरली फील होता है कि पास में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। काली का रिएक्शन इंस्टेंटली टेंशन क्रिएट करता है। ऑडियंस को अभी फुल ट्रूथ नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि विक्रम राठौर और काली के बीच पुरानी और डेंजरस हिस्ट्री है। दूसरी तरफ नर्मदा की पर्सनल लाइफ भी पैरेलल चल रही होती है। उसकी डॉटर सूजी अपनी मदर के लिए हस्बैंड ढूंढ रही होती है और सरप्राइजिंगली वो आज़ाद से इंप्रेस हो जाती है। ये फिल्म का लाइटर इमोशनल साइड है जो इंटेंस
एक्शन नैरेटिव के बीच थोड़ा वार्मथ क्रिएट करता है। आज़ाद अपनी एडोप्टेड मदर कावेरी अम्मा के साथ रहता है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म बार बार एम्फसाइज करती है कि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू और अपब्रिंगिंग होती है। सूजी के इंस्टिंक्ट करने पर नर्मदा आज़ाद से मिलती है, दोनों अपनी व्यू शेयर करते हैं और इंटरेस्टिंगली उसके बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। नर्मदा को लगता है कि आज़ाद एक डिसिप्लिन और केयरिंग इंसान है। आयरनी ये है कि उससे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि जिस क्रिमिनल को वो पूरे सिटी में हंट कर रही थी वो आदमी उसका सामने बैठा है, और फिर दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। और ये ट्विस्ट स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्योंकि अब वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली पर्सनल रिलेशनशिप में एंटर कर चुका है। नर्मदा एक लॉ ऑफिसर है और आज़ाद लॉ तोड़कर जस्टिस लाने वाला विलन। इसके बाद आज़ाद और उसकी टीम अपना सेकंड मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार टारगेट है हेल्थ मिनिस्टर। आज़ाद उसे किडनैप करता है और डिमांड करता है कि एक ब्रोकन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाए। अगेन फिल्म सोशल इश्यू को एक्शंस के थ्रू रेज करती है। यहाँ रिवील होता है एराम का ट्रेजिक पास्ट। एराम एक डॉक्टर थी हॉस्पिटल में इन सेफाटेलिस के सफरिंग चिल्ड्रंस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अर्जेंटली नीडेड थे, लेकिन करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से सिलेंडर सप्लाई नहीं किए गए, बच्चे मर गए और ब्लेम एराम पर डाल दिया गया। यह सीक्वेंस इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि फिल्म डायरेक्टली हेल्थ केयर करप्शन को एक्सपोज करती है। आज़ाद हेल्थ सेक्रेटरी को फोर्स करता है पब्लिक ट्रूथ रिवील करने के लिए कि एराम कभी फॉल्ट पर ही नहीं। जैसे ही ट्रूथ सामने आता है हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाती है और एक बार फिर आज़ाद और उसकी टीम सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं। अब तक फिल्म में एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। हर मिशन के पीछे एक सोशल इंजस्टिस है, हर क्रिमिनल एक एक्ट के पीछे एक मोरल क्वेश्चन है और हर ऑपरेशन के थ्रू आज़ाद सिस्टम को पब्लिकली एक्सपोज कर रहा है। हेल्थ मिनिस्टर वाले मिशन के बाद फिल्म कंप्लीटली क्लियर कर देती है कि आज़ाद और उसकी टीम रैंडम क्राइम्स नहीं कर रहे हैं। हर ऑपरेशन के पीछे एक पेनफुल ह्यूमन स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जहां सिस्टम की करेक्शन ने इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस स्पेशली इमोशनल बहुत हेवी फील होता है क्योंकि यहाँ स्टेक्स सिर्फ पैसा या पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ बच्चों की जान का सवाल था। आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को चैलेंज देता है। डिमांड सिंपल है कि उस दिलापिडेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाए। फिल्म यहाँ एक इंपॉर्टेंट सोशल रियलिटी को हाईलाइट करती है। इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन वाले कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आम लोगों के लिए लाइफलाइन होते हैं, लेकिन करप्शंस और नेग्लिजेंस की वजह से वही हॉस्पिटल कभी कभी डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं। और फिर आज़ाद एराम की कहानी रिवील करता है। एरान एक डॉक्टर, एक सिंसियर डॉक्टर जो एनसेबिलिटीज़ के सफरिंग बच्चों को बचाना चाहती थी, लेकिन उसने अथॉरिटीज से ऑक्सीजन सिलेंडर डिमांड किया, लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी थी, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब स्टोरी यहाँ से डेंजरस टर्न लेने वाली होती है क्योंकि अब तक आज़ाद सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा होता है। अब उसकी पर्सनल लाइफ कोलैप्स होने वाली है। नर्मदा और आज़ाद की शादी हो चुकी होती है और इमोशनली ये रिलेशनशिप जेन्युइन लगने लगता है। नर्मदा आज़ाद को एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग इंसान समझने लगती है, लेकिन आयरनी ये है कि वो उस आदमी से प्यार कर बैठी है जिसे वो लॉ ऑफिशियली क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुका है। और फिर एक दिन ट्रूथ सामने आ जाता है। नर्मदा डिस्कवर कर लेती है कि आज़ादी वो मिस्टीरियस विलेटेंट है। ये रिवील उसके लिए इमोशनली डिवेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है। लेकिन सिचुएशंस और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब काली का भाई मनीष भी आज़ाद की सीक्रेट आइडेंटिटी डिस्कवर कर लेता है और यहीं से फिल्म फुल सर्वाइवल मोड में एंटर करती है। आज़ाद और नर्मदा दोनों कैप्चर कर लिए जाते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आज़ाद वल्नरेबल दिखता है। अब तक वो हर मिशन में कंट्रोल में था, हर मूव प्लान था, लेकिन अब एनिमी डायरेक्टली उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुँच गया है। और तब फिल्म एक रिवील देती है। आज़ाद को बचाने के लिए एंट्री होती है असली विक्रम राठौर की। यहाँ ऑडियंस को शौक लगता है क्योंकि जिस नाम को फिल्म में इतने टाइम से टीज कर रही थी वो आदमी एक्चुअली जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो आज़ाद का एग्जैक्ट डॉपलगैंगर है। ये रिवील फिल्म का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। सडनली सारे अनआंसर क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विक्रम कौन है, आज़ाद का उससे क्या कनेक्शन है, और काली उससे इतना डरता क्यों है। नर्मदा भी अब कंफ्यूज और शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस रियलिटी में खड़ी है। ट्रूथ जानने के लिए वो प्रिजन में डिस्कस करने इनमेंट बनकर जाती है और आज़ाद की फीमेल एक अप्लायंस से कन्फ्रंट करती है। और यहीं से फिल्म का इमोशनल कोर फाइनली ओपन और स्टार्ट होता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। 1993 का समय था। कैप्टन विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स यूनिट का कमांडो है, एक डिसिप्लिन सोल्जर है, एक पेट्रियोटिक ऑफिसर है, एक ऐसा इंसान जो कंट्री के लिए जान देने के लिए रेडी है। विक्रम और उसकी टीम एक ऑपरेशन पर भेजे जाते हैं, लेकिन मिशन डिजास्टर बन जाता है। वेपन्स माल फंक्शन करते हैं, सोल्जर्स कैजुअलिटी सफ़र करते हैं, और तब पता चलता है कि
इशू एनीमे से नहीं था, इशू उन वेपन्स में था जो सप्लाई किए गए थे। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म यहाँ करप्शंस को नेशनल सिक्योरिटी लेवल तक ले जाती है। जब मिलिट्री इक्विपमेंट तक करप्ट डील्स से कॉम्प्रोमाइज होने लगे तब कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते, सोल्जर्स मरते हैं। विक्रम और उसकी टीम ऑफिशियली कंप्लेंट करते हैं अगेंस्ट वेपन सप्लायर काली गायकवाड़। यही वो मोमेंट्स है जहाँ से काली और विक्रम के बीच असली वॉर शुरू होती है। काली सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, वो पावर और करप्शन का सिंबल, एक ऐसा इंसान जिसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों को भी मैनिपुलेट कर सकता है। कंप्लेंट फाइल होने के साथ सेम नाइट काली अटैक कर देता है। विक्रम और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को सेपरेट कर दिया जाता है और फिर वो ब्रूटल सीन आता है जहाँ विक्रम को प्लेन से शूट करके नीचे गिरा दिया जाता है। एग्जैक्टली वही मोमेंट जो फिल्म के ओपनिंग में दिखाया गया है। अब सारी पीसेस को कनेक्ट होने लगती है, लेकिन ट्रेजेडी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऐश्वर्या को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऊपर एक्यूजेशन लगता है कि उसने 3 कॉप्स को मार दिया, वो कॉप्स जो एक्चुअली काली के पेरोल पर थे और उसने थ्रेटन कर रहे थे। सिस्टम कम्प्लीटली काली के कंट्रोल में होता है। विक्रम को नेशनल थ्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक पेट्रियोटिक सोल्जर की इमेज डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और ऐश्वर्या को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। ये पूरा सीक्वेंस इमोशनली डिवेस्टिंग है क्योंकि यहाँ फिल्म दिखाती है कि पावरफुल करप्ट पीपल सिर्फ इंसान को फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उसकी रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर एक शॉकिंग डिटेल रिवील होती है। एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दी जाती है क्योंकि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेगनेंसी ही फ्यूचर में होप बन जाती है। वहीं बच्चा है आज़ाद। फिल्म का ये पोर्शन एक्सट्रीमली सिंबॉलिक है। एक मदर डेथ रो पर खड़ी है, एक फादर दुनिया के लिए डेड और ट्रेटर डिक्लेयर हो चुका है और उसके बीच एक इनोसेंट चाइल्ड है जो फ्यूचर में जस्टिस का वेपन बनने वाला है। ऐश्वर्या 5 साल तक जिंदा रखी जाती है और जब फाइनली आज़ाद 5 साल का होता है तब उसका एग्जीक्यूशन मोमेंट आता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में ऐश्वर्या आज़ाद को एक मिशन देती है। वो उसे कहती है कि विक्रम की इनोसेंस प्रूव करना और ओप्रेस्ड लोगों को जस्टिस देना। यही लाइन एक्चुअली आज़ाद के पूरे कैरेक्टर का फाउंडेशन बन जाती है। उसका मिशन, उसका एंगर, उसका विलिजेंट पाथ और सब कुछ उसकी मदर के लास्ट वर्ड से ड्रिवन है। और दुनिया को बिना पता चले विक्रम राठौर एक्चुअली सर्वाइव कर गया था। वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब के साथ जिंदा था, इस लेकिन मेमोरी लॉस के साथ। यानी एक तरफ बेटा सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन बन जाता है और दूसरी तरफ फादर अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी के साथ जिंदा था। फिर यहाँ डेस्टिनी, इनजस्टिस और रिवेंज को एक इमोशनल फैमिली ट्रेजेडी के अंदर कंबाइन कर दी जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिल्म वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में रिटर्न करती है, लेकिन अब ऑडियंस की पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब आज़ाद सिर्फ एक मास्क विजिलेंट नहीं लगता है, अब उसके हर एक्शन के पीछे का पेन समझ आता है, हर मिशन एक का इमोशनल वेट फील होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब विक्रम राठौर का एग्जिस्टेंस ऑफिशियली स्टोरी में वापस आ चुका है। यहीं पर फिल्म एक इमोशनल पे ऑफ देती है जो ओपनिंग सीक्वेंस से कनेक्टेड था। मेट्रो हाईजैकिंग के टाइम जो पुलिस ऑफर ब्रीफली दिखाया गया था वही एक्चुअली चूजू होता है। वो एक छोटा ट्राइबल बॉय जिसने 30 साल पहले अनकॉन्शियस विक्रम से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करेगा और उसने अपना प्रॉमिस निभाया। ये मोमेंट बहुत इमोशनल फील होता है क्योंकि फिल्म क्वाइटली एक फुल सर्कल पे ऑफ कंप्लीट करती है। एक इनोसेंट चाइल्डहुड प्रॉमिस डिकेड्स बाद फुलफिल होता है। जूजू की वो इंसान बनता है जो आज़ाद और विक्रम को फाइनली रियूनाइट करता है। फादर और सन फाइनली एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन फिल्म इस इमोशनल रियूनियन को ज़्यादा पर पीसफुल नहीं रहने देती है क्योंकि डेंजर कभी ख़त्म नहीं हुआ है। नर्मदा की टीम के अंदर ही बेट्रेयल छुपा हुआ है। उसका सब कोऑर्डिनेट ईरानी एक्चुअली काली के पेरोल पर होता है। ये रिवील इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म रिपीटेडली दिखाती है कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन तक लिमिटेड नहीं है। सिस्टम के अंदर हर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज लोग मौजूद है। ईरानी डायरेक्टली आज़ाद की फीमेल अकम्प्लिसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और इसी अटैक में लक्ष्मी क्रॉस फायर में विक्टिम बन जाती है। लक्ष्मी की डेथ फिल्म में इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्योंकि ये गैंग सिर्फ क्रिमिनल्स की नहीं थी, ये लोग एक ब्रोकन सिस्टम के विक्टिम्स थे जो एक दूसरे के लिए फैमिली बन चुके थे। लक्ष्मी की डेथ सडनली स्टेक्स और ज़्यादा पर्सनल बना देती है। अब सिर्फ इनजस्टिस मिशन नहीं रहा है, अब ये रिवेंज और सर्वाइवल दोनों बन चुका है। आज़ाद इमीडिएटली प्रिजन पहुंचता है और यहाँ उसका रेज कम्प्लीटली विजिबल होता है। वो आयरनी को किल कर देता है। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। बिट्रेयल का एंड बिट्रेयल करने वाले के डेथ से होता है, लेकिन आज़ाद का एक्चुअल टारगेट अब काली है। आज़ाद अपनी टीम विक्रम और विक्रम के ट्राइबल फ्रेंड्स के साथ मिलकर काली के ट्रक हाईजैक करता है और यहाँ फिल्म पॉलिटिशियन करप्शन एंगल को और ओपनली एक्सपोज करती है। उन ट्रक्स में पैसा भरा होता है, वही पैसा जो अपकमिंग इलेक्शंस में काली की पॉलिटिकल एम्बिशंस को बूस्ट करने के लिए यूज़ होना था। फिल्म यहाँ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देती है कि पावर और पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना डर्टी हो सकता है। इलेक्शंस डेमोक्रेसी का सिंबल होना चाहिए, लेकिन करप्शन उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बना देता है। हैश सीक्वेंस फुल मास एक्शन एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट होता है। आज़ाद और विक्रम एक साथ काम करते हुए दिखते हैं
और ऑडियंस फाइनली फादर सन ड्यूओ को सेम साइड पर देखकर एक्साइटेड फील करती है, लेकिन सिचुएशन फिर रिवर्स हो जाती है। काली और हैचमैन विक्रम और उसके फ्रेंड्स को कैप्चर कर देते हैं, लेकिन काली अब डेस्परेट हो चुका है। उसे रियलाइज हो गया कि जिस आदमी को वो 30 साल पहले मार चुका समझ रहा था वो एक्चुअली जिंदा है। और उसे भी डेंजरस बात ये थी कि अब विक्रम अकेला नहीं है, अब उसका बेटा भी उसके साथ खड़ा है। इसी बीच आज़ाद का एक पब्लिक वीडियो रिलीज करता है। अब ये सीक्वेंस फिल्म का सबसे पॉलिटिकली चार्ज मोमेंट बन जाता है। आज़ाद अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ पैसा ही स्टील नहीं किया, उसने वोटिंग मशीन्स भी स्टील कर लिए और उसको डिमांड क्या है कंट्री की 53 फैक्ट्रीज इमीडिएटली सील की जाए, वो फैक्ट्रीज जो एयर और वाटर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। ये मोमेंट्स फिल्म का लार्जर सोशल मैसेज को और क्लियर कर देता है। फार्मर्स, हेल्थ केयर, करप्ट मिलिट्री डील्स और जब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जवान हर मेजर पब्लिक इशू को विजिलेंट नैरेटिव के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है, फैक्ट्री सील कर दी जाती है और एक बार फिर आज़ाद सिस्टम को पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी फोर्स करता है। लेकिन अब फाइनल कन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल हो चुकी होती है। काली डायरेक्टली प्रिजन पहुंचता है और यहाँ उससे फाइनली ट्रूथ समझ आता है। आज़ाद और विक्रम दो अलग इंसान है, यानी जिस आदमी को उसने प्लेन से शूट किया था वो एक्चुअली बच गया था। ये रियलाइजेशन काली के लिए नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक एनिमी नहीं है, उसके सामने एक फादर सन फोर्स खड़ी है। दोनों उसकी करप्शन और ब्रूटलिटी के लिविंग प्रूफ है। और फिर फिल्म अपने फाइनल मैसिव शोडाउन में एंटर करती है। प्रिजन के अंदर फुल स्केल फाइट शुरू हो जाती है। आज़ाद और विक्रम टुगेदर काली और उसके मैन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये 30 साल के इनजस्टिस का एक्सप्लोजन है। एक फादर जो ट्रेटर डिक्लेयर हुआ था, एक मदर जो इनोसेंट होते हुए एग्जीक्यूट हुई, एक बेटा जो बचपन से रिवेंज और जस्टिस के मिशन पर जी रहा था। सब कुछ इस मोमेंट तक बिल्ड हो रहा था। फाइट के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। विक्रम एक गन माल फंक्शन की साउंड सुनता है और वही साउंड सडनली उसकी लॉस मेमोरीज को अनब्लॉक कर देती है। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। वही माल फंक्शनिंग वेपन्स जिसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी, वही साउंड उसकी आइडेंटिटी वापस लाती है। फाइनली विक्रम राठौर को सब कुछ याद आ जाता है, उसका पास, उसकी वाइफ, उसका बेट्रेयल, उसका मिशन। और अब फाइट और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फादर और सन सिर्फ क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, वो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहे। और फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका बिल्डअप पूरी फिल्म में था। आज़ाद और विक्रम मिलकर काली को डिफीट कर देते हैं, लेकिन उसकी डेथ ऑर्डिनरी नहीं होती है, उसे एग्जैक्टली वैसे ही हैंग किया जाता है जैसे कभी ऐश्वर्या को हैंग किया गया था। ये सीन्स पूरे रिवेंज आर्क को कंप्लीट करता है। ऐश्वर्या को सिस्टम ने अनजस्टिस पनिश किया था और अब वही फेथ उस इंसान को मिल रहा है जिसने पूरी ट्रेजेडी क्रिएट की थी। फिल्म यहाँ पोएटिक जस्टिस डिलीवर करती है। काली से फिजिकली नहीं हारता है, उसकी पावर, करप्शन और एरोगेंस सब कुछ कलेप्स हो जाते हैं। और इस तरह विक्रम और ऐश्वर्या के साथ है अनजस्टिस का रिवेंज फाइनली कंप्लीट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और सेटअप दिया जाता है। STF ऑफिसर माधवन नायक, जिसने सीक्रेटली आज़ाद को एक मिशन कंप्लीट करने में हेल्प की थी, उसे एक नया मिशन लाइन किया था। टारगेट था स्विस बैंक्स। यानी फिल्म क्लियरली हिंट करती है कि आज़ाद का वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिस्टम के अगेंस्ट उसकी फाइट अब इंटरनेशनल करप्शन तक पहुंचने वाली है। और फिर वहीं जवान का फाइनल मैसेज भी बन जाता है कि एक आदमी सिस्टम को अकेला चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम को चैलेंज जरूर कर सकता है। और अब इनजस्टिस नॉर्मल बन जाए तब रेजिस्टेंस की रिबिलियन बन जाता है। अब अगर जवान के कैरेक्टर्स की बात करें, ऑनेस्टली फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसका एक्शन या स्केल नहीं था, बल्कि उसके कैरेक्टर का इमोशनल डिजाइन था। हर मेजर कैरेक्टर सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, हर इंसान सिस्टम के किसी न किसी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी शाहरुख खान की, जो फिल्म में ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, कैप्टन विक्रम राठौर और SSP आज़ाद IPS। और ऑनेस्टली यही ड्यूअलिटी पूरी फिल्म की कहानी है। एक तरफ विक्रम राठौर एक पेट्रियट सोल्जर, एक डिसिप्लिन कमांडो जिसका पूरा लाइफ कंट्री के लिए डेडिकेटेड था, वो पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम पर बिलीव करता था, जो ऑफिशियली लॉ और नेशन के लिए फाइट करता था, लेकिन आयरनी ये थी कि वही सिस्टम उसे बिट्राई कर देता है और उसकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड उसे ट्रैक्टर का टेक देकर दिया जाता है। दूसरी तरफ आज़ाद एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जी कैरी करता है। वो सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसने बचपन से सिस्टम से अगली साइड देखा है। उसने अपनी माँ को अनजस्टिस मरते देखा है, करप्शन देखा है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन देखा है। इसीलिए वो लॉ के अंदर ही लॉ के बाहर जस्टिस ढूंढता है। फिल्म का ब्रिलियंस यहाँ ये था कि फादर और सन एक दूसरे से रिफ्लेक्शन लगते हैं, लेकिन उसके मेथड्स डिफरेंट है। विक्रम सोल्जर्स था, आज़ाद विजिलेंट था। विक्रम इंस्टीट्यूट के अंदर जस्टिस लाना चाहता था, आज़ाद इंस्टीट्यूट को पब्लिकली एक्सपोज करना चाहता था।
विजय सेतुपति यहाँ पे काली गायकवाड़ का रोल प्ले करते हैं। नयनतारा यहाँ पे नर्मदा राय का रोल प्ले करती है। दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राठौड़ जो विक्रम की लेट वाइफ और आज़ाद की लेट मदर है। प्रिया मनी लक्ष्मी का रोल प्ले करती है। सानिया मल्होत्रा डॉक्टर एराम का रोल प्ले करती है। सुनील ग्रोवर यहाँ पे आयरनी के रोल में दिखाई देते हैं। रिद्धि डोगरा एज अ कावेरी जो आज़ाद की एडोप्टिव मदर के रोल में दिखती है। संगीता भट्टाचार्य एज अ हेलेना के रोल में दिखाई देती है। अब अगर शॉर्ट और सिंपल वे में समझे तो जवान का प्रोडक्शन और सक्सेस जर्नी भी फिल्म की तरह ही मैसिव थी। फिल्म का आइडिया 2019 से स्टार्ट हुआ था जब रिपोर्ट्स आई थी शाहरुख खान साउथ डायरेक्टर एटली के साथ काम करने वाले। कोविड लॉकडाउन में के टाइम एटली ने जूम कॉल पर SRK को स्टोरी नरेट की थी और वहीं से प्रोजेक्ट ऑफिशियली शेप लेना स्टार्ट हुआ था। फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया और इसका बजट अराउंड 300 करोड़ था जो उस टाइम बॉलीवुड की बिगेस्ट फिल्म में से एक था। स्क्रिप्ट एटली और S रामाना गिरिवासन से मिलकर लिखी है जबकि डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। फिल्म के एक्शन स्केल को यूज बनाने के लिए मल्टीपल स्टंट डायरेक्टर हायर किए गए इंक्लूडिंग हॉलीवुड एक्शन एक्सपर्ट्स, इसीलिए मूवी का एक्शन इंटरनेशनल लेवल फील होता है। कास्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। SRK ड्यूअल रोल में कास्ट थे। फिल्म की शूटिंग मल्टीपल सिटीज़ में हुई थी। पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, राजस्थान और अहमदाबाद। पुणे मेट्रो में रियल शूटिंग हुई थी और एक जायंट डमी ट्रेन भी स्पेशली बिल्ड की गई थी और मेट्रो सीक्वेंस के लिए जिंदा बंदा सॉन्ग में अराउंड 1000 डांसर यूज हुए थे जो फिल्म के स्केल का शो करते। पोस्ट प्रोडक्शन में हेवी VFX यूज हुआ जिसे रेड चिलीज ने VFX ने हैंडल किया। एडिटिंग रिबेन ने की और फिल्म का रन टाइम फाइनल 160 मिनट लॉक हुआ। थीम्स की बात करें तो एटली ने फिल्म में मल्टीपल सोशल इशू दिखाए। फार्मर सुसाइड, हेल्थ केयर करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर राम का कैरेक्टर रियल लाइफ डॉक्टर कफिल खान से इंस्पायर था जो गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहे थे। फिल्म का वेपन्स करप्शन एंगल फेमस बोफोर्ड स्कैंडल से इंस्पायर माना गया। म्यूजिक कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने और ये उसका बॉलीवुड सोलो डेब्यू था। सॉन्ग्स लाइक जिंदा बंदा, चलेया, नोट रमया, वास्तवया बहुत ह्यूज हिट्स बने। मार्केटिंग भी मैसिव पर हुई। जवान प्रीव्यू टीजर इंटरनेट पर वायरल हो गया और फिल्म को पैन इंडिया इवेंट बना दिया गया। रिलीज के टाइम फिल्म 10,000 प्लस स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई। हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन में IMAX और 4DX फॉर्मेट में भी रिलीज हुई। यह फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जो वर्ल्ड के बिगेस्ट IMAX थिएटर IMAX लियोनबर्ग में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वर्ल्ड वाइड 1148 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ। फिल्म ने फास्टेस्ट 100 करोड़, फास्टेस्ट 500 करोड़ और फास्टेस्ट 1000 करोड़ जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। क्रिटिक्स ने फिल्म को मास एंटरटेनर विद सोशल मैसेज बोला। मोस्ट रिव्यूज में SRK की परफॉर्मेंस, एटली का डायरेक्शन, एक्शन सीन्स, म्यूजिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की प्रेज हुई। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को चाओटिक भी बोला लेकिन ऑलमोस्ट सब ने एग्री किया कि थिएटर एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली पावरफुल रहा। और ऑनेस्टली जवान का बिगेस्ट इम्पैक्ट यह था कि फिल्म ने शाहरुख खान को एक और कम्प्लीटली नए एक्शन मास अवतार में प्रेजेंट किया। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये SRK का री इन्वेंशन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जवान सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनमेंट नहीं थी, एक कम्प्लीटली सिनेमेटिक पैकेज था जिसमें मास एक्शन भी था, इमोशंस भी था, सोशल कमेंट्री भी थी और एक लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म भी। फिल्म ने करप्शन, फार्मर सुसाइड, हेल्थ केयर, फाइलर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और एनवायरमेंटल इशू जैसे सीरियस टॉपिक को कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया और यही चीज़ इसे अलग बनाती थी क्योंकि नॉर्मली मास फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड रहते हैं लेकिन जवान एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज भी देने की कोशिश करती है। शाहरुख खान ने विक्रम राठौड़ और आज़ाद दोनों कैरेक्टर्स में अलग अलग एनर्जी दिखाई। एक तरफ पेट्रियोटिक सोल्जर और दूसरी तरफ सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा विजिलेंट। ए ड्यूआरटी फिल्म का इमोशनल कोर थी। साथ ही विजय सेतुपति का काम एक डेंजरस विलन परफॉर्मेंस फिल्म को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, प्रिया मनी और सानिया मल्होत्रा में भी स्टोरी को इमोशनल डेप्थ दी। डायरेक्टर एटली ने साउथ स्टाइल मास प्रेजेंटेशन को बॉलीवुड स्केल के साथ मिक्स करके एक पान इंडिया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। ह्यूज एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल फ्लैशबैक्स और पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और विसल वर्दी मोमेंट्स ने फिल्म को थिएटिकल एक्सपीरियंस बना दिया। म्यूजिक भी फिल्म का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर लिटरली सीन्स को एलिवेट करता है। स्पेशली जिंदा बंदा और चलेया जैसे ट्रैक्स ऑडियंस के लिए इंस्टेंट हिट बन गए। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट की। 1100 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन करके 2023 की बिगेस्ट इंडियन फिल्म बनी। लेकिन सिर्फ नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट यह था कि जवान एक कल्चरल फिनोमिनल बन गई। थिएटिकल सेलिब्रेशंस, वायरल डायलॉग्स, SRK का न्यू अवतार, सब कुछ ऑडियंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। और शायद फिल्म का सबसे पावरफुल मैसेज ये था,
जब सिस्टम फेल हो जाए, जब करप्शन नॉर्मल बन जाए और जब आम आदमी की आवाज़ दबा दी जाए, तब एक आवाज़ उठनी जरूरी होती है, चाहे वो सोल्जर हो या विजिलेंट। और इसी वजह से और इसीलिए जवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, वो एक सिनेमैटिक रिबेलियन बन गई। तो ये था जवान का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू के साथ। दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की उन फिल्म में से एक जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ही नहीं डिस्ट्रॉय किए, बल्कि मास एंटरटेनमेंट को एक नए लेवल पर रीडिफाइन भी कर दिया। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, एक सिनेमैटिक इवेंट थी। एक ऐसी फिल्म जहाँ इमोशंस भी है, पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, सोशल मैसेजेस भी है और साथ ही वो लार्जर देन लाइफ मास प्रेजेंटेशन भी, जो ऑडियंस को थिएटर में सीट से उठने ही नहीं देती। हम बात कर रहे हैं जवान की। 2023 में रिलीज़ हुई हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म। डायरेक्टर एटली का हिंदी सिनेमा डेब्यू थी। साउथ इंडियन कमर्शियल सिनेमा की मास स्टोरी टेलिंग को बॉलीवुड स्केल तक साथ मर्ज करना कोई इजी काम नहीं होता है, लेकिन एटली ने एग्जैक्टली वही अचीव किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर थी गौरी खान। लेकिन होनेस्टली अगर एक लाइन में कहा जाए तो जवान एक ऐसी फिल्म थी जहां पर हर फ्रेम में स्केल दिख रहा था, हर सीन में एम्बिशन था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिल्म क्लियरली ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ एक सोशल स्टेटमेंट भी देना चाहती थी। फिल्म का सेंटर पॉइंट भी जस्टिस था, लेकिन जवान टिपिकल रेवेंज एक्शन मूवी बन के नहीं रह जाती है। एक करप्शन, सिस्टम फेलियर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और आम आदमी के एक्सप्लोटेशन जैसे टॉपिक्स को कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है और इसी वजह से फिल्म एक सिंपल मसाला एंटरटेनर से भी ज़्यादा बन जाती है। इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट यह है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तब एक इंसान कितनी हद तक जा सकता है जस्टिस लाने के लिए। फिल्म में शाहरुख खान ड्यूअल रोल में नजर आते हैं और ऑनेस्टली यही फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। शाहरुख खान को ऑडियंस ने रोमांटिक हीरो, एंटी हीरो, इमोशनल फादर, लवर, किंग ऑफ रोमांस सब कुछ के रूप में देखा था, लेकिन जवान में उसका प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का था। यहाँ एसआर के एक फुल स्केल मास एक्शन अवतार्स में नजर आते हैं। बोल्ड लुक, इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइलिश एक्शंस और पावरफुल डायलॉग्स। फिल्म क्लियरली शाहरुख खान को एक लार्जर देन लाइफ फोर्स की तरफ बिल्ड करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म सिर्फ उनके स्टार पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, सपोर्टिंग कास्ट भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रखी गई है। नयनतारा फिल्म में मेजर रोल प्ले करती है और उसकी प्रेजेंस मूवी को इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डेप्थ देती है। फिर आते विजय सेतुपति, जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है, और अगर किसी ने जवान देखी है तो वो जानता है कि विजय सेतुपति को काम एक डेंजरस विलन परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग एनर्जी देता है। उसका कैरेक्टर लाउड है लेकिन थ्रेटनिंग है और इसी वजह से हीरो विलन कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एंगेजिंग लगता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण का रोल भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, चाहे उसका स्क्रीन प्रेजेंस लिमिटेड हो, लेकिन स्टोरी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। साथ ही प्रिया मनीष, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का एक ऐसा यूनिक एस्पेक्ट भी है, ये सिर्फ एक हीरो सेंट्रिक नैरेटिव नहीं लगती है, इसमें एक टीम डायनेमिक है, एक मिशन फील है। और अगर प्रोडक्शन स्केल की बात करें तो जवान क्लियरली एक पान इंडिया सिनेमैटिक प्रोजेक्ट था। फिल्म की शूटिंग इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पर हुई, पुणे, मुंबई, गोरेगांव, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और औरंगाबाद जैसे सिटी में। इससे फिल्म को विजुअल डाइवर्सिटी मिलती है, हर लोकेशन का अपना टेक्सचर फील होता है और सिनेमाटोग्राफर जी.के. विष्णु ने मूवी को हाईली स्टाइलिश विजुअल टोन दिया है। फ्रेम्स ग्लोसी है, एक्शन सीक्वेंस पॉलिश है और लाइटनिंग डिज़ाइन फिल्म को ऑलमोस्ट ग्राफिक नॉवेल टाइप सिनेमैटिक वाइब देता है। एडिटिंग हैंडल की है रूबेन ने और ऑनेस्टली फिल्म का पेस काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। मूवी कंटिन्यूसली मोमेंटम मेंटेन करती है। एक्शन, इमोशन, फ्लैशबैक, रिवील और सोशल कमेंट्री सब कुछ फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया है ताकि ऑडियंस का एंगेजमेंट ब्रेक ना हो। और फिर आता है एक और मैसिव स्ट्रेंथ, इसका म्यूज़िक। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया अनिरुद्ध रविचंद्र ने। ये उसका हिंदी मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्पेस में एक मेजर प्रोजेक्ट था और उन्होंने लिटरली फिल्म की एनर्जी को एलिवेट कर दिया है। जिंदा बंदा, चलेया और इंटेंस बैकग्राउंड थीम्स ने फिल्म को और ज़्यादा मास अपील दी। स्पेशली एक्शन सीन्स में अनिरुद्ध का स्कोर ऑडियंस को एड्रेनल रश देता है। उन रेयर फिल्म में से जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक खुद एक कैरेक्टर की तरह काम करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म के कुछ पोर्शन तमिल वर्जन के लिए साइमल्टेनियसली रीशूट किए गए थे।
इससे क्लियर होता है कि मेकर्स बिगिनिंग से भी फिल्म को पान इंडिया लेवल पर पोजीशन करना चाहते थे। स्पेशली शाहरुख खान का जिंदा बंदा सॉन्ग अपीयरेंस और विजय सेतुपति के सीन्स तमिल ऑडियंस को ध्यान में रखकर अडेप्ट किए गए थे। जब फिल्म 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जन्माष्टमी के ओकेशंस पर, तब एटमॉस्फेयर लिटरली फेस्टिवल जैसा था। फिल्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ IMAX और 4DX में भी रिलीज़ हुई और रिलीज़ के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो इंसेंट था। क्रिटिक्स ने परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, साउंड ट्रैक और सिनेमाटोग्राफी की काफ़ी प्रेज की, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन ऑडियंस साइड से आया। थिएटर सेलिब्रेशंस, विजल्स, वायरल क्लिप्स, जवान एक कल्चरल फिनोमिनल बन गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया और 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन गई। ये अचीवमेंट और भी इम्पोर्टेंट थे इसीलिए क्योंकि इंडियन सिनेमा में कम्प्लीटली ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई था, लेकिन जवान ने प्रूव किया कि स्ट्रॉन्ग स्टार पावर, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मास प्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से कंबाइन हो जाए तो रिजल्ट हिस्टोरिक हो सकता है। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ कमर्शियल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहा। अवार्ड सर्किट्स में भी मूवी का स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन मिला। 69 फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को मल्टीपल नॉमिनेशंस मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर, और 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जबकि चलैया सॉन्ग के लिए शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लेकिन शायद जवान की सबसे बड़ी अचीवमेंट नंबर या अवार्ड्स नहीं थी। इस फिल्म ने शाहरुख खान को एक नए सिनेमैटिक फेज में रीइंट्रोड्यूस किया। यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया और चलने वाली फिल्म नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि डिकेड्स बाद भी SR के ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते, और एटली ने उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट किया जैसे फैंस उसे देखना चाहते थे। पावरफुल, इमोशनल, स्टाइलिश और अनस्टॉपेबल, और बस यही जवान को स्पेशल बनाता है। एक ऐसी फिल्म है जो एक तरफ फुल ऑन मास एंटरटेनर है और दूसरी तरफ करप्शंस और पब्लिक सफरिंग जैसे सीरियस इश्यू को भी हाईलाइट करती है। यह फिल्म ऑडियंस को सिर्फ एक्शन नहीं देती है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक सिनेमैटिक रिबिलियन का फील देती है। 1993 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के कहीं डीप जंगल एरिया में एक एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक आदमी को ब्रूटली प्लेन से नीचे फेंका जाता है, वो सीधा एक तेज बहते हुए रिवर में गिरता है, और यहीं से जवान की स्टोरी एक मिस्ट्री के साथ स्टार्ट होती है। ऑडियंस को अभी तक नहीं पता होता है कि ये आदमी कौन है, उसका पास्ट क्या है और किसने उसके साथ इतनी ब्रूटल बिट्रेयल की थी। रिवर के किनारे एक ट्राइबल कम्युनिटी उस आदमी को अनकॉन्शियस कंडीशन में पाती है। उनका लीडर उसे अपने पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। महीनों तक वो आदमी कोमा लाइक स्टेट में रहता है। ये पूरा सीक्वेंस फिल्म को बहुत सिंबॉलिक लगता है। एक तरफ एक आदमी सिस्टम और बेट्रेयल का विक्टिम बना हुआ है, और दूसरी तरफ नेचर और ट्राइबल पीपल उसे दोबारा जिंदा कर रहे हैं, जैसे दुनिया ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन किस्मत अभी उसके लिए ख़त्म नहीं हुई है। फिर एक दिन ट्राइब पर अटैक होता है और उस मोमेंट पर वो अनकॉन्शियस आदमी फाइनली आंखें खोलता है। बिना कुछ बोले समझे वो अटैकर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और ट्राइब को बचा लेता है। ये सीन्स सिर्फ एक्शन मोमेंट नहीं है, एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, क्योंकि बिना अपनी आइडेंटिटी याद हुए भी उस आदमी ने अपने एक सोल्जर अभी भी जिंदा है, उसका इंस्टिंक्ट अभी भी प्रोटेक्ट करना है, फाइट करना है, और यहीं से ट्राइब उसे अपना मसीहा मान लेती है। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ रिवील होती है, उस आदमी को अपना नाम तक नहीं पता, वो उसको याद भी नहीं है, उसकी मेमोरी कम्प्लीटली चली गई है। ट्राइब का एक छोटा लड़का उस आदमी को प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसकी असली पहचान जरूर ढूंढेगा। ये छोटा सा मोमेंट बाद में स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। फिल्म यहाँ क्वाइटली एक इमोशनल सेटअप क्रिएट कर देती है जो क्लाइमेक्स तक पे ऑफ देता है, और फिर स्टोरी डायरेक्टर जंप करती है 30 ईयर लेटर। मुंबई 2023 में अब स्क्रीन पर एंट्री होती है आज़ाद की एक IPS ऑफिसर और बेलमवाड़ा वुमेंस प्रिजन का जेलर। लेकिन फिल्म बहुत क्विकली क्लियर कर देती है कि आज़ाद कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके अंदर एक हिडन मिशन चल रहा है, एक एंगर, एक सिस्टम के अगेंस्ट। सडनली मुंबई मेट्रो हाईजैक हो जाती है, और ये हाईजैकिंग नॉर्मल टेररिस्ट स्टाइल हाईजैकिंग नहीं होती। आज़ाद के साथ होती है प्रिजन की 6 फीमेल लड़कियां, लक्ष्मी, इराम, इस्करा, कल्की एंड हेलेना और जानवी। फिल्म यहाँ एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक क्रिएट करती है। सोसाइटी जिन वुमन को क्रिमिनल समझती है, वही वुमन अब सिस्टम के अगेंस्ट रिबिलियन का पार्ट बन रही है। मेट्रो के अंदर पैनिक फैल जाता है, मीडिया फ्रेंजी शुरू हो जाती है, पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन आज़ाद का बिहेवियर स्ट्रेंज है। वो अननेसेसरली किसी को हर्ट नहीं करता है। जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी गैंग के मेंबर्स को पकड़ लेता है, तब आज़ाद उस पुलिस ऑफिसर को बांट देता है, लेकिन मारता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। फिल्म साइलेंटली एस्टैब्लिश करती है कि आज़ाद को ऑब्जेक्टिव टेरर क्रिएट करना नहीं है, उसका टारगेट कुछ और है। फिर सडनली आज़ाद एक फीमेल हॉस्टेज को शूट कर देता है, और यही फिल्म ऑडियंस को शॉक देती है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। बाहर पुलिस ऑफिस
बाहर पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाती है। फोर्स वन ऑफिसर नर्मदा राय को ऑपरेशन हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है। नर्मदा इंटेलिजेंट है, काम है और इमीडिएटली समझ जाती है कि आज़ाद ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं लग रहा है। आज़ाद डिमांड करता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर 40,000 करोड़ अरेंज करे वरना हॉस्टेजेस मार जाएंगे। अब नॉर्मली किसी भी कमर्शियल फिल्म में सिर्फ मनी डिमांड सीक्वेंस होता है, लेकिन जवान यहाँ सोशल इश्यू को सेंटर में लाती है। आज़ाद ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर आलिया को एक ट्रेजिक कहानी सुनाता है, कल्कि के फादर की कहानी। एक पुअर फार्मर जो लोन्स रिपे नहीं कर पाया, बैंक्स ने उसे हरेस किया, सिस्टम ने उसकी डिग्निटी डिस्ट्रॉय कर दी और फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। ये मोमेंट फिल्म का इमोशनल बैकबोन है, क्योंकि यहाँ आज़ाद क्लियर करता है कि असली क्रिमिनल कौन है। वो लोग नहीं जो मजबूरी में सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बल्कि वो सिस्टम जो गरीब इंसान को जीने नहीं देता है। इसी बीच एक और मेजर रिवील होता है। आलिया एक्चुअली ग्लोबल आर्म्स डीलर काली गायकवाड़ की डॉटर होती है। जैसे ही काली को पता चलता है कि उसकी डॉटर हाईजेक मेट्रो में है, वो इमीडिएटली डिमांडेड मनी अरेंज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर आज़ाद अपना एक्चुअल मिशन रिवील करता है। वो 40,000 करोड़ खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो पैसा 7 लाख पुअर फार्मर्स के लोन वेवर्स के लिए यूज़ होने वाला है। ये स्क्रीन फिल्म का पूरे आइडियोलॉजी डिफाइन करता है। आज़ाद लॉ तोड़ रहा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव पर्सनल ग्रीड नहीं है, वो सिस्टम को उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। फिर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। जो फीमेल हॉस्टेजेस शूट हुई थी वो एक्चुअली आज़ाद की गैंग मेंबर थी और बिल्कुल इंजर्ड नहीं थी। सब कुछ केयरफुली प्लान था। ये रिवील दिखाता है कि आज़ाद सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली भी एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक है। आज़ाद और उसकी टीम सक्सेसफुली पैसा फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और फिर मेट्रो से एस्केप करते हैं। पूरे कंट्रीज में चाओस मच जाता है कि मीडिया कंफ्यूज है कि ये क्रिमिनल है या हीरो है। लेकिन स्टोरी यहाँ और पर्सनल होने लगती है। आलिया के थ्रू आज़ाद एक नाम डायरेक्टली काली तक पहुँचाता है, विक्रम राठौर। यह नाम सुनते ही क्लियरली फील होता है कि पास में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। काली का रिएक्शन इंस्टेंटली टेंशन क्रिएट करता है। ऑडियंस को अभी फुल ट्रूथ नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि विक्रम राठौर और काली के बीच पुरानी और डेंजरस हिस्ट्री है। दूसरी तरफ नर्मदा की पर्सनल लाइफ भी पैरेलल चल रही होती है। उसकी डॉटर सूजी अपनी मदर के लिए हस्बैंड ढूंढ रही होती है और सरप्राइजिंगली वो आज़ाद से इंप्रेस हो जाती है। ये फिल्म का लाइटर इमोशनल साइड है जो इंटेंस एक्शन नैरेटिव के बीच थोड़ा वार्मथ क्रिएट करता है। आज़ाद अपनी एडॉप्टेड मदर कावेरी अम्मा के साथ रहता है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म बार बार एम्फसाइज करती है कि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू और अपब्रिंगिंग होती है। सूजी के इंस्टिंक्ट करने पर नर्मदा आज़ाद से मिलती है। दोनों अपनी व्यू शेयर करते हैं और इंटरेस्टिंगली उसके बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। नर्मदा को लगता है कि आज़ाद एक डिसिप्लिन और केयरिंग इंसान है। आयरनी ये है कि उससे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि जिस क्रिमिनल को वो पूरे सिटी में हंट कर रही थी वो आदमी उसका सामने बैठा है। और फिर दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और ये ट्विस्ट स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि अब वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली पर्सनल रिलेशनशिप में एंटर कर चुका है। नर्मदा एक लॉ ऑफिसर है और आज़ाद लॉ तोड़कर जस्टिस लाने वाला विलन। इसके बाद आज़ाद और उसकी टीम अपना सेकंड मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार टारगेट है हेल्थ मिनिस्टर। आज़ाद उसे किडनैप करता है और डिमांड करता है कि एक ब्रोकन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाए। अगेन फिल्म सोशल इश्यू को एक्शंस के थ्रू रेज करती है। यहाँ रिवील होता है एराम का ट्रेजिक पास्ट। एराम एक डॉक्टर थी हॉस्पिटल में इन सेफाटेलिस के सफरिंग चिल्ड्रंस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अर्जेंटली नीडेड थे, लेकिन करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से सिलेंडर सप्लाई नहीं किए गए, बच्चे मर गए और ब्लेम एराम पर डाल दिया गया। यह सीक्वेंस इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि फिल्म डायरेक्टली हेल्थ केयर करप्शन को एक्सपोज करती है। आज़ाद हेल्थ सेक्रेटरी को फोर्स करता है पब्लिक ट्रूथ रिवील करने के लिए कि एराम कभी फॉल्ट पर ही नहीं। जैसे ही ट्रूथ सामने आता है हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाती है और एक बार फिर आज़ाद और उसकी टीम सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं। अब तक फिल्म में एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। हर मिशन के पीछे एक सोशल इंजस्टिस है, हर क्रिमिनल एक एक्ट के पीछे एक मॉरल क्वेश्चन है और हर ऑपरेशन के थ्रू आज़ाद सिस्टम को पब्लिकली एक्सपोज कर रहा है। हेल्थ मिनिस्टर वाले मिशन के बाद फिल्म कंप्लीटली क्लियर कर देती है कि आज़ाद और उसकी टीम रैंडम क्राइम्स नहीं कर रहे हैं। हर ऑपरेशन के पीछे एक पेनफुल ह्यूमन स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जहां सिस्टम की करप्शन ने इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस स्पेशली इमोशनल बहुत हैवी फील होता है क्योंकि यहाँ स्टेक्स से पैसा या पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ बच्चों की जान का सवाल था। आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को चैलेंज देता है। डिमांड सिंपल है कि उस दिलापिडेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली इंप्रूव की जाए। फिल्म यहाँ एक इंपॉर्टेंट सोशल रियलिटी को हाईलाइट करती है। इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन वाले कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आम लोगों के लिए लाइफलाइन होते हैं, लेकिन करप्शंस और नेग्लिजेंस की वजह से वही हॉस्पिटल कभी कभी डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं। और फिर आज़ाद एराम की कहानी रिवील करता है। एरान एक डॉक्टर, एक सिंसियर डॉक्टर जो एनसेबिलिटीज़ के सफरिंग बच्चों को बचाना चाहती थी, लेकिन
उसने अथॉरिटी से ऑक्सीजन सिलेंडर डिमांड किया, लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी थी, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब स्टोरी यहाँ से डेंजरस टर्न लेने वाली होती है, क्योंकि अब तक आज़ाद सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा होता है। अब उसकी पर्सनल लाइफ कोलैप्स होने वाली है। नर्मदा और आज़ाद की शादी हो चुकी होती है और इमोशनली ये रिलेशनशिप जेन्युइन लगने लगता है। नर्मदा आज़ाद को एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग इंसान समझने लगती है, लेकिन आयरनी ये है कि वो उस आदमी से प्यार कर बैठी है जिसे वो लॉ ऑफिशियली क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुका है। और फिर एक दिन ट्रूथ सामने आ जाता है। नर्मदा डिस्कवर कर लेती है कि आज़ादी वो मिस्टीरियस विलेटेंट है। ये रिवील उसके लिए इमोशनली डिवेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है। लेकिन सिचुएशंस और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब काली का भाई मनीष भी आज़ाद की सीक्रेट आइडेंटिटी डिस्कवर कर लेता है और यहीं से फिल्म फुल सर्वाइवल मोड में एंटर करती है। आज़ाद और नर्मदा दोनों कैप्चर कर लिए जाते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आज़ाद वल्नरेबल दिखता है। अब तक वो हर मिशन में कंट्रोल में था, हर मूव प्लान था, लेकिन अब एनिमी डायरेक्टली उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच गया है। और तब फिल्म एक मैसिव रिवील देती है। आज़ाद को बचाने के लिए एंट्री होती है असली विक्रम राठौर की। यहाँ ऑडियंस को शौक लगता है, क्योंकि जिस नाम को फिल्म में इतने टाइम से टीज कर रही थी वो आदमी एक्चुअली जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो आज़ाद का एग्जैक्ट डॉपलगैंगर है। ये रिवील फिल्म का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। सडनली सारे अनआंसर क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विक्रम कौन है, आज़ाद का उससे क्या कनेक्शन है, और काली उससे इतना डरता क्यों है। नर्मदा भी अब कंफ्यूज और शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस रियलिटी में खड़ी है। ट्रूथ जानने के लिए वो प्रिजन में डिस्कस करने इनमेंट बनकर जाती है और आज़ाद की फीमेल एक अप्लायंस से कन्फ्रंट करती है। और यहीं से फिल्म का इमोशनल कोर फाइनली ओपन और स्टार्ट होता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। 1993 का समय था। कैप्टन विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स यूनिट का कमांडो है, एक डिसिप्लिन सोल्जर है, एक पेट्रियोटिक ऑफिसर है, एक ऐसा इंसान जो कंट्री के लिए जान देने के लिए रेडी है। विक्रम और उसकी टीम एक ऑपरेशन पर भेजे जाते हैं, लेकिन मिशन डिजास्टर बन जाता है। वेपन्स माल फंक्शन करते हैं, सोल्जर्स कैजुअलिटी सफ़र करते हैं, और तब पता चलता है कि इशू एनिमे से नहीं था, इशू उन वेपन्स में था जो सप्लाई किए गए थे। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म यहाँ करप्शंस को नेशनल सिक्योरिटी लेवल तक ले जाती है। जब मिलिट्री इक्विपमेंट तक करप्ट डील्स से कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, तब कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते, सोल्जर्स मरते हैं। विक्रम और उसकी टीम ऑफिशियली कंप्लेंट करते हैं अगेंस्ट वेपन सप्लायर काली गायकवाड़। यही वो मोमेंट्स है जहाँ से काली और विक्रम के बीच असली वॉर शुरू होती है। काली सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, वो पावर और करप्शन का सिंबल, एक ऐसा इंसान जिसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों को भी मैनिपुलेट कर सकता है। कंप्लीट फाइल होने के साथ सेम नाइट काली अटैक कर देता है। विक्रम और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को सेपरेट कर दिया जाता है, और फिर वो ब्रूटल सीन आता है जहाँ विक्रम को प्लेन से शूट करके नीचे गिरा दिया जाता है। एग्जैक्टली वही मोमेंट जो फिल्म के ओपनिंग में दिखाया गया है। अब सारी पीसेस को कनेक्ट होने लगती है, लेकिन ट्रेजेडी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऐश्वर्या को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऊपर एक्यूजेशन लगता है कि उसने 3 कॉप्स को मार दिया, वो कॉप्स जो एक्चुअली काली के पेरोल पर थे और उसने थ्रेटन कर रहे थे। सिस्टम कंप्लीटली काली के कंट्रोल में होता है। विक्रम को नेशनल थ्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक पेट्रियोटिक सोल्जर की इमेज डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, और ऐश्वर्या को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। ये पूरा सीक्वेंस इमोशनली डिवेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ फिल्म दिखाती है कि पावरफुल करप्ट पीपल सिर्फ इंसान को फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उसकी रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर एक शॉकिंग डिटेल रिवील होती है। एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दी जाती है क्योंकि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट होती है, और वो प्रेगनेंसी ही फ्यूचर में होप बन जाती है। वहीं बच्चा है आज़ाद। फिल्म का ये पोर्शन एक्सट्रीमली सिंबॉलिक है। एक मदर डेथ रो पर खड़ी है, एक फादर दुनिया के लिए डेड और ट्रेटर डिक्लेयर हो चुका है, और उसके बीच एक इनोसेंट चाइल्ड है जो फ्यूचर में जस्टिस का वेपन बनने वाला है। ऐश्वर्या 5 साल तक जिंदा रखी जाती है, और जब फाइनली आज़ाद 5 साल का होता है तब उसका एग्जीक्यूशन मोमेंट आता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में ऐश्वर्या आज़ाद को एक मिशन देती है। वो उसे कहती है कि विक्रम की इनोसेंस प्रूव करना और ओप्रेस्ड लोगों को जस्टिस देना। यही लाइन एक्चुअली आज़ाद के पूरे कैरेक्टर का फाउंडेशन बन जाती है। उसका मिशन, उसका एंगर, उसका विलिजेंट पाथ और सब कुछ उसकी मदर के लास्ट वर्ड से ड्रीवन है। और दुनिया को बिना पता चले विक्रम राठौर एक्चुअली सर्वाइव कर गया था। वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब के साथ जिंदा था, लेकिन मेमोरी लॉस के साथ। यानी एक तरफ बेटा सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन बन जाता है, और दूसरी तरफ फादर अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी के साथ जिंदा था। फिर यहाँ डेस्टिनी, इनजस्टिस और रिवेंज को एक इमोशनल फैमिली ट्रेजेडी के अंदर कंबाइन कर दी जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिल्म वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में रिटर्न करती है, लेकिन अब ऑडियंस की पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब आज़ाद सिर्फ एक मास्क विजिलेंट नहीं लगता है, अब उसके हर एक्शन के पीछे
पीछे का पेन समझ आता है, हर मिशन एक का इमोशनल वेट फील होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब विक्रम राठौर का एग्जिस्टेंस ऑफिशियली स्टोरी में वापस आ चुका है। यहीं पर फिल्म एक इमोशनल पे ऑफ देती है जो ओपनिंग सीक्वेंस से कनेक्टेड था। मेट्रो हाईजैकिंग के टाइम जो पुलिस ऑफर ब्रीफली दिखाया गया था वही एक्चुअली जूजू होता है, वो एक छोटा ट्राइबल बॉय जिसने 30 साल पहले अनकॉन्शियस विक्रम से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करेगा और उसने अपना प्रॉमिस निभाया। ये मोमेंट बहुत इमोशनल फील होता है क्योंकि फिल्म क्वाइटली एक फुल सर्कल पे ऑफ कंप्लीट करती है। एक इनोसेंट चाइल्डहुड प्रॉमिस डिकेड्स बाद फुलफिल होता है। जूजू की वो इंसान बनता है जो आज़ाद और विक्रम को फाइनली रीयूनाइट करता है। फादर और सन फाइनली एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन फिल्म इस इमोशनल रियूनियन को ज़्यादा पर पीसफुल नहीं रहने देती है क्योंकि डेंजर कभी ख़त्म नहीं हुआ है। नर्मदा की टीम के अंदर ही बेट्रेयल छुपा हुआ है। उसका सब कोऑर्डिनेट ईरानी एक्चुअली काली के पेरोल पर होता है। ये रिवील इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म रिपीटेडली दिखाती है कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन तक लिमिटेड नहीं है, सिस्टम के अंदर हर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ लोग मौजूद है। ईरानी डायरेक्टली आज़ाद की फीमेल अकम्प्लिसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और इसी अटैक में लक्ष्मी क्रॉस फायर में विक्टिम बन जाती है। लक्ष्मी की डेथ फिल्म में इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्योंकि ये गैंग सिर्फ क्रिमिनल्स की नहीं थी, ये लोग एक ब्रोकन सिस्टम के विक्टिम्स थे जो एक दूसरे के लिए फैमिली बन चुके थे। लक्ष्मी की डेथ सडनली स्टेक्स और ज़्यादा पर्सनल बना देती है। अब सिर्फ इनजस्टिस मिशन नहीं रहा है, अब ये रिवेंज और सर्वाइवल दोनों बन चुका है। आज़ाद इमीडिएटली प्रिजन पहुंचता है और यहाँ उसका रेज कम्प्लीटली विजिबल होता है। वो आयरनी को किल कर देता है। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। बिट्रेयल का एंड बिट्रेयल करने वाले के डेथ से होता है, लेकिन आज़ाद का एक्चुअल टारगेट अब काली है। आज़ाद अपनी टीम विक्रम और विक्रम के ट्राइबल फ्रेंड्स के साथ मिलकर काली के ट्रक हाईजैक करता है और यहाँ फिल्म पॉलिटिशियन करप्शन एंगल को और ओपनली एक्सपोज करती है। उन ट्रक्स में पैसा भरा होता है, वही पैसा जो अपकमिंग इलेक्शंस में काली की पॉलिटिकल एम्बिशंस को बूस्ट करने के लिए यूज़ होना था। फिल्म यहाँ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देती है कि पावर और पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना डर्टी हो सकता है। इलेक्शंस डेमोक्रेसी का सिंबल होना चाहिए, लेकिन करप्शन उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बना देता है। हैश सीक्वेंस फुल मास एक्शन एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट होता है। आज़ाद और विक्रम एक साथ काम करते हुए दिखते हैं और ऑडियंस फाइनली फादर सन ड्यूओ को सेम साइड पर देखकर एक्साइटेड फील करती है, लेकिन सिचुएशन फिर रिवर्स हो जाती है। काली और हैचमैन विक्रम और उसके फ्रेंड्स को कैप्चर कर देते हैं, लेकिन काली अब डेस्परेट हो चुका है। उसे रियलाइज़ हो गया कि जिस आदमी को वो 30 साल पहले मार चुका समझ रहा था वो एक्चुअली जिंदा है और उसे भी डेंजरस बात ये थी कि अब विक्रम अकेला नहीं है, अब उसका बेटा भी उसके साथ खड़ा है। इसी बीच आज़ाद का एक पब्लिक वीडियो रिलीज़ करता है। अब ये सीक्वेंस फिल्म का सबसे पॉलिटिकली चार्ज मोमेंट बन जाता है। आज़ाद अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ पैसा ही स्टील नहीं किया, उसने वोटिंग मशीन्स भी स्टील कर लिए और उसको डिमांड क्या है, कंट्री की 53 फैक्ट्रीज इमीडिएटली सील की जाए, वो फैक्ट्रीज जो एयर और वाटर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। ये मोमेंट्स फिल्म का लार्जर सोशल मैसेज को और क्लियर कर देता है। फार्मर्स, हेल्थ केयर, करप्ट मिलिट्री डील्स और जब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जवान हर मेजर पब्लिक इशू को विजिलेंट नैरेटिव के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है, फैक्ट्री सील कर दी जाती है और एक बार फिर आज़ाद सिस्टम को पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी फोर्स करता है, लेकिन अब फाइनल कन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल हो चुकी होती है। काली डायरेक्टली प्रिजन पहुंचता है और यहाँ उससे फाइनली ट्रूथ समझ आता है। आज़ाद और विक्रम दो अलग इंसान है, यानी जिस आदमी को उसने प्लेन से शूट किया था वो एक्चुअली बच गया था। ये रियलाइजेशन काली के लिए नाइटमेयर बन जाता है क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक एनिमी नहीं है, उसके सामने एक फादर सन फोर्स खड़ी है। दोनों उसकी करप्शन और ब्रूटलिटी के लिविंग प्रूफ है। और फिर फिल्म अपने फाइनल मैसिव शोडाउन में एंटर करती है। प्रिजन के अंदर फुल स्केल फाइट शुरू हो जाती है। आज़ाद और विक्रम टुगेदर काली और उसके मैन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये 30 साल के इनजस्टिस का एक्सप्लोजन है। एक फादर जो ट्रेटर डिक्लेयर हुआ था, एक मदर जो इनोसेंट होते हुए एग्जीक्यूट हुई, एक बेटा जो बचपन से रिवेंज और जस्टिस के मिशन पर जी रहा था। सब कुछ इस मोमेंट तक बिल्ड हो रहा था। फाइट के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। विक्रम एक गन माल फंक्शन की साउंड सुनता है और वही साउंड सडनली उसकी लॉस मेमोरीज को अनब्लॉक कर देती है। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। वही माल फंक्शनिंग वेपन्स जिसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी, वही साउंड उसकी आइडेंटिटी वापस लाती है। फाइनली विक्रम राठौर को सब कुछ याद आ जाता है, उसका पास, उसकी वाइफ, उसका बेट्रेयल, उसका मिशन। और अब फाइट और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब फादर और सन सिर्फ क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, वो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहे। और फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका बिल्डअप पूरी फिल्म में था। आज़ाद और विक्रम मिलकर काली को डिफीट कर देते हैं, लेकिन उसकी डेथ ऑर्डिनरी नहीं होती है। उसे एग्जैक्टली वैसे ही हैंग किया जाता है जैसे कभी ऐश्वर्या को हैंग किया गया था। ये सीन्स पूरे रिवेंज आर्क को कंप्लीट करता है।
ऐश्वर्या को सिस्टम ने अनजस्टिस पनिश किया था और अब वही फेथ उस इंसान को मिल रहा है जिसने पूरी ट्रेजेडी क्रिएट की थी। फिल्म यहाँ पोएटिक जस्टिस डिलीवर करती है। काली सिर्फ फिजिकली नहीं हारता है, उसकी पावर, करप्शन और एरोगेंस सब कुछ कलेप्स हो जाते हैं और इस तरह विक्रम और ऐश्वर्या के साथ है अनजस्टिस का रिवेंज फाइनली कंप्लीट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फिल्म यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और सेटअप दिया जाता है। एसटीएफ ऑफिसर माधवन नायक, जिसने सीक्रेटली आज़ाद को एक मिशन कंप्लीट करने में हेल्प की थी, उसे एक नया मिशन अलाइन किया था। टारगेट था स्विस बैंक्स। यानी फिल्म क्लियरली हिंट करती है कि आज़ाद का वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिस्टम के अगेंस्ट उसकी फाइट अब इंटरनेशनल करप्शन तक पहुंचने वाली है। और फिर वहीं जवान का फाइनल मैसेज भी बन जाता है कि एक आदमी सिस्टम को अकेला चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम को चैलेंज जरूर कर सकता है। और अब इनजस्टिस नॉर्मल बन जाए तब रेजिस्टेंस की रिबिलियन बन जाता है। अब अगर जवान के कैरेक्टर्स की बात करें, ऑनेस्टली फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसका एक्शन या स्केल नहीं था, बल्कि उसके कैरेक्टर का इमोशनल डिजाइन था। हर मेजर कैरेक्टर सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, हर इंसान सिस्टम की किसी न किसी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी शाहरुख खान की, जो फिल्म में ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, कैप्टन विक्रम राठौर और एसएसपी आज़ाद आईपीएस। और ऑनेस्टली यही ड्यूअलिटी पूरी फिल्म की कहानी है। एक तरफ विक्रम राठौर एक पैट्रियट सोल्जर, एक डिसिप्लिन कमांडो जिसका पूरा लाइफ कंट्री के लिए डेडिकेटेड था। वो पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम पर बिलीव करता था, जो ऑफिशियली लॉ और नेशन के लिए फाइट करता था। लेकिन आयरनी ये थी कि वही सिस्टम उसे बिट्राई कर देता है और उसकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड उसे ट्रेटर का टेक देकर दिया जाता है। दूसरी तरफ है आज़ाद एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जी कैरी करता है। वो सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि उसने बचपन से सिस्टम से अगली साइड देखा है। उसने अपनी माँ को अनजस्टिस मरते देखा है, करप्शन देखा है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन देखा है, इसीलिए वो लॉ के अंदर ही लॉ के बाहर जस्टिस ढूंढता है। फिल्म का ब्रिलियंस यहाँ ये था कि फादर और सन एक दूसरे से रिफ्लेक्शन लगते हैं, लेकिन उसके मेथड्स डिफरेंट है। विक्रम सोल्जर्स था, आज़ाद विजिलेंट था। विक्रम इंस्टीट्यूट के अंदर जस्टिस लाना चाहता था, आज़ाद इंस्टीट्यूट को पब्लिकली एक्सपोज करना चाहता था। विजय सेतुपति यहाँ पे काली गायकवाड़ का रोल प्ले करते हैं। नयनतारा यहाँ पे नर्मदा राय का रोल प्ले करती है। दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राठौड़ जो विक्रम की लेट वाइफ और आज़ाद की लेट मदर है। प्रिया मनी लक्ष्मी का रोल प्ले करती है। सानिया मल्होत्रा डॉक्टर एराम का रोल प्ले करती है। सुनील ग्रोवर यहाँ पे आयरनी के रोल में दिखाई देते हैं। रिद्धि डोगरा एज अ कावेरी जो आज़ाद की एडोप्टिव मदर के रोल में दिखती है। संगीता भट्टाचार्य एज अ हेलेना के रोल में दिखाई देती है। अब अगर शॉर्ट और सिंपल वे में समझे तो जवान का प्रोडक्शन और सक्सेस जर्नी भी फिल्म की तरह ही मैसिव थी। फिल्म का आइडिया 2019 से स्टार्ट हुआ था जब रिपोर्ट्स आई थी शाहरुख खान साउथ डायरेक्टर एटली के साथ काम करने वाले। कोविड लॉकडाउन में के टाइम एटली ने जूम कॉल पर एसआरके को स्टोरी नरेट की थी और वहीं से प्रोजेक्ट ऑफिशियली शेप लेना स्टार्ट हुआ था। फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया और इसका बजट अराउंड 300 करोड़ था, जो उस टाइम बॉलीवुड की बिगेस्ट फिल्म में से एक था। स्क्रिप्ट एटली और एस रामाना गिरिवासन से मिलकर लिखी है, जबकि डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। फिल्म के एक्शन स्केल को यूज बनाने के लिए मल्टीपल स्टंट डायरेक्टर हायर किए गए, इंक्लूडिंग हॉलीवुड एक्शन एक्सपर्ट्स। इसीलिए मूवी का एक्शन इंटरनेशनल लेवल फील होता है। कास्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एसआरके ड्यूअल रोल में कास्ट थे। फिल्म की शूटिंग मल्टीपल सिटीज़ में हुई थी। पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, राजस्थान और अहमदाबाद। पुणे मेट्रो में रियल शूटिंग हुई थी और एक जायंट डमी ट्रेन भी स्पेशली बिल्ड की गई थी। और मेट्रो सीक्वेंस के लिए जिंदा बंदा सॉन्ग में अराउंड 1000 डांसर यूज़ हुए थे जो फिल्म के स्केल का शो करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में हेवी वीएफएक्स यूज़ हुआ जिसे रेड चिलीज ने वीएफएक्स ने हैंडल किया। एडिटिंग रिबेन ने की और फिल्म का रन टाइम फाइनल 160 मिनट लॉक हुआ। थीम्स की बात करें तो एटली ने फिल्म में मल्टीपल सोशल इशू दिखाए। फार्मर सुसाइड, हेल्थ केयर करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर राम का कैरेक्टर रियल लाइफ डॉक्टर कफील खान से इंस्पायर था, जो गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहे थे। फिल्म का वेपन्स करप्शन एंगल फेमस बोफोर स्कैंडल से इंस्पायर माना गया। म्यूजिक कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने और ये उसका बॉलीवुड सोलो डेब्यू था। सॉन्ग्स लाइक जिंदा बंदा, चलेया, नोट रमैया, वास्तवया बहुत ह्यूज हिट्स बने। मार्केटिंग भी मैसिव लेवल पर हुई। जवान प्रीव्यू टीजर इंटरनेट पर वायरल हो गया और फिल्म को पैन इंडिया इवेंट बना दिया गया। रिलीज़ के टाइम फिल्म 10,000 प्लस स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई। हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन में IMAX और 4DX फॉर्मेट में भी रिलीज़ हुई। यह फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जो वर्ल्ड के बिगेस्ट IMAX थिएटर IMAX लियोनबर्ग में रिलीज़ हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वर्ल्ड वाइड
1148 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ। फिल्म ने फास्टेस्ट 100 करोड़, फास्टेस्ट 500 करोड़ और फास्टेस्ट 1000 करोड़ जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। क्रिटिक्स ने फिल्म को मास एंटरटेनर विद सोशल मैसेज बोला। मोस्ट रिव्यूज में SRK की परफॉर्मेंस, एटली का डायरेक्शन, एक्शन सीन्स, म्यूजिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की प्रेज हुई। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को चाओटिक भी बोला, लेकिन ऑलमोस्ट सब ने एग्री किया कि थिएटर एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली पावरफुल रहा। और ऑनेस्टली जवान का बिगेस्ट इम्पैक्ट यह था कि फिल्म ने शाहरुख खान को एक और कम्प्लीटली नए एक्शन मास अवतार में प्रेजेंट किया। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये SRK का री इन्वेंशन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जवान सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनमेंट नहीं थी, एक कम्प्लीटली सिनेमेटिक पैकेज था जिसमें मास एक्शन भी था, इमोशंस भी था, सोशल कमेंट्री भी थी और एक लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म भी। फिल्म ने करप्शन, फार्मर सुसाइड, हेल्थ केयर फाइलर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और एनवायरमेंटल इश्यू जैसे सीरियस टॉपिक को कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। और यही चीज़ इसे अलग बनाती थी, क्योंकि नॉर्मली मास फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड रहते हैं, लेकिन जवान एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज भी देने की कोशिश करती है। शाहरुख खान ने विक्रम राठौड़ और आज़ाद दोनों कैरेक्टर्स में अलग अलग एनर्जी दिखाई। एक तरफ पेट्रियोटिक सोल्जर और दूसरी तरफ सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा विजिलेंट। ए ड्यूआलिटी फिल्म का इमोशनल कोर थी। साथ ही विजय सेतुपति का काम है डेंजरस विलन परफॉर्मेंस फिल्म को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, प्रिया मनी और सानिया मल्होत्रा में भी स्टोरी को इमोशनल डेप्थ दी। डायरेक्टर एटली ने साउथ स्टाइल मास प्रेजेंटेशन को बॉलीवुड स्केल के साथ मिक्स करके एक पान इंडिया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। ह्यूज एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल फ्लैशबैक्स और पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और विसल वर्दी मोमेंट्स ने फिल्म को थिएटिकल एक्सपीरियंस बना दिया। म्यूजिक भी फिल्म का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर लिटरली सीन्स को एलिवेट करता है। स्पेशली जिंदा बंदा और चले आ जैसे ट्रैक्स ऑडियंस के लिए इंस्टेंट हिट बन गए। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट की। 1100 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन करके 2023 की बिगेस्ट इंडियन फिल्म बनी। लेकिन सिर्फ नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट यह था कि जवान एक कल्चरल फिनोमिनल बन गई। थिएटिकल सेलिब्रेशंस, वायरल डायलॉग्स, SRK का न्यू अवतार, सब कुछ ऑडियंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। और शायद फिल्म का सबसे पावरफुल मैसेज ये था, जब सिस्टम फेल हो जाए, जब करप्शन नॉर्मल बन जाए और जब आम आदमी की आवाज़ दबा दी जाए, तब एक आवाज़ उठनी जरूरी होती है, चाहे वो सोल्जर हो या विजिलेंट। और इसीलिए जवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, वो एक सिनेमैटिक रिबेलियन बन गई। तो ये था जवान का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू के साथ।